हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 इन योर फास्ट ट्रैक बैच, जहां 2 सेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज अब है थर्ड सेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, जहां लगभग अगेन 1.5 से 2 घंटे देंगे और अपने आने वाले कंटेंट को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने लास्ट सेशन में थोड़ा सा बताया था, बट इस पे थोड़ी सी बातचीत करनी और बाकी है, इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट से ही चालू करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे अपने कंटेंट को। लास्ट टॉपिक जो हमने अच्छे से पढ़ा था वो था रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। यस, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में हमने शुरुआत तो कर दी थी, बट इसको अच्छे से पढ़ना बाकी है, इसलिए पढ़ रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक तो था पब्लिक ऑफर, शेयर ले लो शेयर ले लो शेयर ले लो, आओ 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 आओ, है ना। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, जब हम प्राइवेटली, जब हम लोगों को नहीं बोल रहे हैं आओ मेरे शेयर ले लो, हम प्राइवेटली लोगों को ऑफर कर रहे हैं अपने शेयर्स। और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्या निटी ग्रिटीज है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 42 इसके बारे में बातचीत करता है। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू सिलेक्ट अ ग्रुप नॉट वाया पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के थ्रू नहीं दे रहे हो, बट आप किसी सिलेक्टेड ग्रुप को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो। जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे हो सकते हैं वो 50% पर ऑफर हो सकते हैं, एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं 50। ठीक है। फॉर्म कौन सा यूज होने वाला है, फॉर्म होगा PS4। PS3 के बारे में हमने लास्ट सेशन बातचीत करी थी, अब है PS4। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन यूज करते हैं हम यहाँ पर, और ये होता है PAS4 के अंदर। पेमेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल से ही कर सकते हैं, कैश नहीं हो सकता बेसिकली, क्योंकि कैश को ट्रैक नहीं किया जा सकता, दैट्स द रीजन। अलॉटमेंट डेडलाइन क्या है, जिस दिन से पैसे आ गए उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर आपको, जिन लोगों को आपने ऑफर किया है, उन्होंने अप्लाई किया, आपने उनको दे दिया है, तो 60 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से पैसे आ गए हैं अलॉट हो जाने चाहिए आपके शेयर्स इन प्राइवेट पीपल को, प्राइवेट पर्सन्स को। ओके, देन आरओ रिफंड क्या है, अगर मान लेते हैं किसी बंदे ने एप्लीकेशन पैसे दिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, पैसे दिए, बट लेट्स से उसको अलॉटमेंट नहीं हुई। जैसे 50 लोग थे, मैक्सिमम 50 को दे सकते थे, 1000 लोग का आ गया तो आपने प्रो राटा के हिसाब से दे दिया। अब जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको पैसे 15 दिन के अंदर अंदर देने होंगे अगर अलॉटमेंट नहीं हुई है, और अगर उससे ज्यादा डिले करते हो तो 12% का ब्याज भी लगेगा। अब PAS4 तो आप यूज कर रहे हो एप्लीकेशन के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली दोगे प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन, और इसी में ही फॉर्म होगा, ठीक है, PAS4। बट ROC को जब इन्फॉर्म करना है, ROC के पास PS3 ही लगेगा, ये भी 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, are you able to see me properly? Yeah, I think now. नो फ्रेश ऑफर, नया ऑफर नहीं दोगे जब तक कि या तो करंट ऑफर खत्म नहीं हो जाता है या आपने विड्रॉ नहीं कर लिया, तब तक आप नया ऑफर नहीं लेकर आ पाओगे। पेनल्टी, अगर इनमें से कोई सा प्रोविजन सेक्शन 42 का आपने फॉलो नहीं किया तो आप पे जुर्माना लगेगा 1000 रुपये प्रतिदिन, जो मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का जा सकता है। इंपॉर्टेंट बातचीत है, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ट को अपने दिल में उतार पाएंगे तो बस इसके आएगा कंटेंट तो इसी के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, बोर्ड ने आइडेंटिफाई करे इन्वेस्टर्स जिनको आप प्राइवेटली अपने शेयर्स प्लेस करना चाहते हो, ये मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब सेक्शन 42 तो याद करेंगे, सब सेक्शन अगर नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। यस, फिर आप PS4 के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हो बेसिकली, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, मतलब वो ऑफर भी और एप्लीकेशन भी है। ओके, हर एक इन्वेस्टर को भेजोगे, फिर आपके पास पैसे आएंगे, बैंकिंग चैनल से आएंगे, चेक से, DD से, NEFT से, बेसिकली कैश से नहीं आएंगे। आपको जिस दिन से पैसे आए हैं उसके 60 दिन के अंदर अंदर शेयर अलॉट कर देने हैं, और अगर लेट्स से नहीं करते हो शेयर अलॉट, देन आपको पता है कि 1000 रुपये प्रतिदिन से आपका जुर्माना लग सकता है, 25 लाख रुपए तक जा सकता है। अब अगर आपने शेयर से अलॉट कर दिए तो आपने PAS के थ्रू, PS3 के थ्रू ROC को इन्फॉर्म करना है 15 दिन के अंदर अंदर। और पेनल्टी मैंने बता दिया, डिलेड फाइलिंग की भी है,
कोई भी ऑफर आप नहीं लगा सकते जब तक करंट ऑफर या तो विड्रॉ नहीं कर लेते हो या कंप्लीट नहीं कर लेते हो। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर रिफंड रिफंड का प्रोविजन है, लेट्स से रिफंड देना पड़ रहा है, अगर आपने रिफंड करना है तो 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो जितने दिन डिले करोगे तो आपको 12% के हिसाब से ब्याज देना होगा। ये छोटी सी बात है बट देन इम्पॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो टू जो बातचीत मैंने अभी अभी करी उसको हम फॉर्मेट टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करे 50 और उन्हें ऑफर का मैं एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, पैसे आए, पैसे आने से कि 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। रिफंड कर रहे हैं तो 15 दिन में हो जानी चाहिए, नहीं कर रहे हो तो 12, अगर आपने रिफंड नहीं करा तो 12% के हिसाब से आपके ऊपर ब्याज लगेगा। PS3 के अंदर ROC को बताना है 15 दिन के अंदर अलॉटमेंट के, और कुछ भी फॉलो नहीं करोगे तो 1000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लग सकता है, जो 25 लाख रुपए तक का जा सकता है। और आप नया ऑफर नहीं लेकर आ सकते जब तक कि करंट ऑफर या तो विड्रॉ नहीं कर लोगे या तो कंप्लीट नहीं कर लोगे। एग्जैक्टली जो बातें मैंने बोली उसको मैंने आपको नॉर्मल तरीके से समझाया, चार्ट प्रोसेस में पता होना चाहिए इसलिए चार्ट लेकर आई हूँ, एंड दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव स्टार्टेड। ओके, अब जो फॉर्म हमारे देखे हैं वो है PS4, ये प्लेसमेंट ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म है ना। ये भेजा जाता है इन्वेस्टर्स को विद इन 30 डेज ऑफ द रिकॉर्ड डेट जिस दिन हमने प्राइवेटली प्लेस किया है। PS5 आता है रिकॉर्ड करने के लिए जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर है एक कंपनी मेंटेन करती है, और ये फॉर्म्स पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशली इन MCQ फॉर्मेट, इसलिए मैं टेबल भी आपके लिए ले आई हूँ अंडर रूल 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और PS3 तो हमने बताया रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पिछले सेशन में भी बात करी थी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, और अभी भी हमने बात करी है। ओके, अब कंपनीज एक्ट कंपनी रूल के बारे में बात कर रहे हैं। रूल 14(1) बात करता है आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप कितने लोगों तक का ऑफर कर सकते हो? ऑफर टू लेस देन और इक्वल मोर देन और इक्वल टू 200% पर ईयर, 200 या उससे ज्यादा लोगों को एक साल में दे सकते हैं। PS4 लगता है सीरियली नंबर करना पड़ेगा, 14(3) इसके बारे में बात कर रहा है, विद इन 30 डेज मेंटेन करना है। PS5 कंपनी को करना है, ये तो हमने यहाँ पे भी देखा था। ओके, PS3 ROC के पास आपको फाइल करना है जिस दिन से अलॉटमेंट हुआ है, और पेनल्टी 1000 रुपये से लग सकती है 25 लाख। ओके बेटा, चलो ये हमने देख लिया 1000 रुपये रिफंड नहीं करते हो तो रिफंड तो अमाउंट करना है, इंटरेस्ट 12% के हिसाब से लगता है, पेनल्टी भी हो सकती है। पब्लिक एडवर्टीजमेंट प्राइवेट अगर प्लेसमेंट करो तो उसमें तो प्रोहिबिटेड ही है। फ्रेश ऑफर विदाउट कंप्लीटिंग अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे सेक्शंस नहीं भी याद होंगे तो भी चल जाएगा। मोटी मोटी बात यह है कि मैक्सिमम जो है वो 50 लोग हो सकते हैं। पेमेंट मोड चेक, DD या बैंक ड्राफ्ट हो सकता है। अलॉटमेंट डेडलाइन 60 दिन है, नहीं देते हो नहीं अलॉट कर रहे हो 15 दिन के अंदर पैसे वापस देने पड़ेंगे। ROC को भी 15 दिन के अंदर अलॉटमेंट किया बताना पड़ेगा। PS3 में कोई नया ऑफर आप लेकर नहीं आ सकते जब तक आपका करंट ऑफर चल रहा है या फिर विड्रॉ नहीं हुआ है। बेटे एक बात ध्यान रखेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट जब एक बार हो रही है तो मैक्सिमम 50 लोग को हो सकती है, बट इन ईयर बोला जा रहा है ये 200। बिल्कुल यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट गोइंग। कोई कैश पे ट्रांजैक्शन नहीं होगी, नो एडवर्टीजमेंट, नो पब्लिक सर्कुलेशन, पब्लिक ऑफर ही नहीं करे आप प्राइवेटली प्लेस कर। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल हमको बता रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में क्या बोला हुआ है। शेयर का मतलब होता है शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इसमें स्टॉक भी इंक्लूडेड होते हैं, ये डेफिनेशन दी हुई है हमको। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, ट्रांसफरेबल वैसे हैं जैसे कि में लिखा हुआ है, जैसे रिस्ट्रिक्शन जैसे पॉलिसीज एक्सेट्रा उसे फॉलो किया जाए। अब कितने तरीके के शेयर है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विटी पे सेपरेट पूछा गया है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं आज कवर करने वाली हूँ। सेक्शन 42 में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट देखा, सेक्शन 43 में बोला गया है काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकती है, और इक्विटी में वोटिंग राइट के साथ है, डिफरेंट वोटिंग राइट्स के साथ भी है।
है ना। डिफरेंशियल नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब इनके पास सारे बेनिफिट्स तो होते हैं बहुत सारे, बट लेट्स से हो सकता है वोटिंग राइट कम है या डिविडेंड ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट, वो डील पे डिपेंड करेगा, जो मैं भी समझाऊंगी आपको। टाइप्स ऑफ शेयर, जैसे कि हमने बताया, इक्विटी शेयर्स मतलब जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, और ये ऑर्डिनरी शेयर्स डिफरेंशियल राइट्स के साथ भी हो सकते हैं, बिना डिफरेंशियल राइट्स के भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं विद और विदाउट डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर बोले तो हैविंग प्रेफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड्स एंड रीपेमेंट एट वाइंडिंग अप। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट तो है डिविडेंड्स के रिगार्डिंग, ठीक है, और रीपेमेंट क्या रिगार्डिंग में, क्यों, क्योंकि इनको पहले डिविडेंड मिलता है इक्विटी वालों से, ये तो आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, जब रैप अप हो रही होती है कंपनी तभी भी प्रेफरेंशियल वालों को प्रेफरेंस मिलता है, जब वाइंडिंग अप हो रही होती है बेसिकली, है ना। अगर मैं बात करती हूँ इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट, इसे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप गलती से भी छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस बार एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाए, ठीक है। रूल 4 कंपनीज का क्या बोलता है, रूल 4 नहीं भी याद होगा तो चलेगा, ये सिंपल हम बात करते हैं, किन कंडीशंस में आप इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हो डिफरेंशियल राइट के साथ। ओके अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं तो बेसिक है, लॉजिकल सेंस भी यही है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी शेयर्स के ट्रांसफर पे एओए ने लगाया हुआ है, तो परमिशन भी एओए देने वाला है डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ भी। तो सबसे पहले आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, जनरल मीटिंग में आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो सेबी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अप्रूवल की, बट अगर सब कंपनी लिस्टेड है तो ऑफ कोर्स आपको सेबी की रिक्वायरमेंट होगी अप्रूवल की। किस बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि लिमिट क्या है, आप टोटल 26% पोस्ट इक्विटी से ज्यादा, पोस्ट इशू इक्विटी से ज्यादा का डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। कितना प्रतिशत बेटे, 26%, और हो सकता है यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैंने पूरा कंसेप्ट जो है 26% कैसे है, क्या डिटेलिंग है, क्लासेस में बताया, बट अभी सिंस वी आर रिवाइजिंग वी आर जस्ट फोकसिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा, जो भी हमारे पास नहीं है, एंड आई होप आप लोग एटलीस्ट एक बार पढ़ कर आए हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है जस्ट बिकॉज आपका पेपर ड्यू है इसलिए आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं, देन अंडरस्टैंडिंग विल मे बी टेक केयर लेटर जब जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, बट अभी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ओके कंपनी के पास कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स होना चाहिए फॉर लास्ट 3 इयर्स, ऐसा ना हो कि लास्ट 3 साल में इस साल प्रॉफिट हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ, बट इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे आप डीवीआर इश्यू नहीं कर पाओगे अगर ऐसा हुआ है तो। ठीक है, ऑल 3 इयर्स में प्रॉफिट होना पड़ेगा कंसिस्टेंटली पीछे, तभी आप डीवीआर इश्यू कर सकते हो। फिनेंशियल्स क्लियर होने चाहिए, बेसिकली ऑडिट के बारे में बात करें, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए कंपनी की तरफ से डिविडेंड पे करने में, एम्प्लॉयज़ के सैलरी ड्यूज एक्सेट्रा देने में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसे ट्रांसफर करने में, आईपीएफ के बारे में हमने बहुत बारी बातचीत करी है यहाँ पे भी, और अगर आप दोनों ग्रुप साथ देख रहे हैं तो आईपीएफ के बारे में ऑडिटिंग में भी बहुत बातचीत हुई है। ओके रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, इनमें कोई भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब गाइस यू हैव टू बाय हार्ट दिस, ये कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, एकदम दिल में उतार लेना है। ओके यू हैव टू पुट इट इन योर हार्ट, इन योर हेड, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे कंडीशंस को आपको सारी ऐसे ही लिखना हो। ठीक है, अब अगर आपने डिफॉल्ट किया वालेट से तो आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा आफ्टर रेक्टिफाइंग द डिफॉल्ट बिफोर इशूइंग सच शेयर। मतलब लेट्स से इस साल आपने कुछ गड़बड़ कर दी, चाहे वो डिविडेंड पे करने में थी या ईपीएफ में ट्रांसफर करने में थी या कोई पेमेंट रीपेमेंट करने में थी, किसी भी चीज़ से अगर इनमें से कोई भी आपने डिफॉल्ट किया है तो पहले आप उसे करेक्ट कीजिए, फिर 5 साल वेट कीजिए, उसके बाद आप डीवीआर वाली कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो डीवीआर इशू कर सकते हैं। ओके तो अभी तक हमने क्या बात करा, हम जो हमारे टाइप्स ऑफ कैपिटल है 2 तरीके के हो सकते हैं शेयर कैपिटल, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड के समय भी, और जब रैपिंग अप हो रही होती है, वाइंडिंग अप हो रही होती है कंपनी की, तभी भी प्रेफरेंस मिलता है।
अब इक्विटी वाले फर्दर में दो में डिवाइडेड है, एक है वोटिंग राइट्स के साथ नॉर्मल है ना, और एक है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के हमने पढ़े हैं कंडीशंस की कहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स आप इशू कर सकते हो। ठीक है, अब इक्विटी और प्रेफरेंस का एक सिंपल सा डिफरेंस देखते हैं। इक्विटी में वोटिंग राइट्स होती हैं, वो विद डिफरेंशियल राइट्स भी हो सकती है, विदाउट डिफरेंशियल राइट्स भी हो सकती है। प्रेफरेंस में वोटिंग राइट्स होती ही नहीं है। डिविडेंड बोले तो यहाँ पर वेरिएबल है, जितना कंपनी ने कमाया होगा उसके हिसाब से दे देंगे, ज़्यादा कमाया होगा ज़्यादा दे देंगे, कम कमाया होगा कम दे देंगे। ऑफकोर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी जो भी सारी बातचीत है उनके अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। प्रेफरेंस वालों को मिलता तो डिविडेंड ही है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मिलता डिविडेंड है बट फिक्स रेट पर मिलता है। रीपेमेंट इनको पहले मिलता है, इन्हें बाद में मिलता है। पहले तो सबसे पहले को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेट्रा को दिया जाता है, फिर पैसे बचते हैं, फिर प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, फिर पैसे बचते हैं, तो फिर इक्विटी का नंबर आता है। आपने बहुत सारी बातें अकाउंट में पढ़ ली हैं, वहाँ पे तो आपने एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज भी करनी सीखी है। यस, रिस्क ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे इश्क ज़्यादा है इक्विटी में, तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पे लोअर क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स डिविडेंड रेट है, इसलिए रिस्क भी कम है। कंट्रोल ज़्यादा है, अगेन रिस्क ज़्यादा है तो इश्क भी ज़्यादा है। यहाँ पे मिनिमल रहता है, कह सकते हैं, है ही नहीं, क्योंकि वोटिंग राइट नहीं है ना यहाँ पर। नाउ बिफोर इशूइंग we have to attach this notice. So basically कितने नंबर ऑफ डिफरेंशियल शेयर्स इशू हो रहे हैं, इसका ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, इसको आपको डिस्प्ले करना है एज अ नोटिस। जैसे मान लेते हैं 1 लाख डीवीआर शेयर्स आपने इशू करे, ठीक है, तो इसके बारे में आपको नोटिस लगाना होगा। नेचर ऑफ डिफरेंशियल राइट्स, बेनिफिट्स लाइक हायर डिविडेंड, लोअर वोटिंग राइट्स, ये सब कुछ किससे मिलने वाला है, इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा कि जो मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया क्या डील हो, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट में हो सकता है आपकी वोटिंग राइट कम हो, डिविडेंड ज़्यादा हो, तो जैसे जो भी है इसके बारे में आपको नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं 2x द डिविडेंड, अगर मान लेते हैं पहले डिविडेंड 10% मिल रहा था, तो अब 10% प्लस 10% मिलने वाला है, या वोटिंग राइट लेट से कम हो गए तो 1/10 कर दी गई है। ठीक है, वट एवर इट इज, यू विल हैव टू पुट अ नोटिस ऑफ इट। ओके मेरे बेटे, नाउ परसेंटेज ऑफ डीवीआर टू टोटल इक्विटी पोस्ट इश्यू, इसके बारे में भी नोटिस लगाना है कि कितने परसेंटेज of these differential voting rights will form of total post equity capital. मतलब let's say total post equity capital is 15,000 crore, तो इस 15,000 crore में से कितना डीवीआर से आया है, कहने का मतलब ये, लेट्स से 15% ऑफ पोस्ट इक्विटी, जो पोस्ट इशू बेसिकली इशू करने के बाद जो इक्विटी है उसमें 15% लेट्स से डीवीआर का, इस पे भी नोटिस लगाना है आपको। ठीक है, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपने डीवीआर इशू ही क्यों किया है, बिजनेस का जस्टिफिकेशन, इस पर भी आपको नोटिस लगाना है। ऑल ऑफ दीज नोटिस नीड्स टू, ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन एज नोटिस नीड्स टू बी डिस्प्लेड टू अट्रैक्ट पैसिव इन्वेस्टर्स बाय ऑफरिंग हायर रिटर्न्स। हो सकता है ना जो एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसिवली डाल के छोड़ दी, उनको हायर रिटर्न्स मिलेंगे तो इन्वेस्ट ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इशू प्राइसेस एंड बेसिस, किस प्राइस पर शेयर कितना है, कैसे आपने इसको शेयर को डिटरमाइन किया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आप पढ़कर आए हैं, है ना, क्या फेयर मार्केट प्राइस ऑल ऑफ इट, जैसे मान लेते हैं 120 रुपए का शेयर है, बेस्ड ऑन डीसीएफ, आपने एफएम भी पढ़ा है। यस, वैल्यूएशन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वैल्यूएशन बाय रजिस्ट्रार, वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ऐसे हमने कैलकुलेशन करी है, आपने ऑल ऑफ इट यू हैव स्टडीड इन एफएम आल्सो। ठीक है ना, चलो, और नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, वहाँ पे तो प्रॉपर कैलकुलेशन सीखोगे, मजा आएगा आपको। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एफएम हुआ करता था जब मैं सीएमए कर रही थी, फाइनल में तो माय गॉड मजेदार। आप पढ़ोगे वहां पर क्या पढ़ते हैं वहां पर, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, और मेरा जब एमएमटीसी में आर्टिकलशिप मतलब इंटर्नशिप जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है वो हुई थी, वो उसी सब्जेक्ट की बेसिस पे हुई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आई टोल्ड देम लॉ एंड एफएम। उन्होंने एफएम से मेरे से पूछा कि ओके लेट्स गो विद एफएम, एफएम में कौन सा टॉपिक आपको पसंद है। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग कमांड है, फिर वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। या ऐसे ही
मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सारी जगह का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। मे बी इंटरव्यू के लिए मैं डेडिकेटेड सेशंस करूँगी, अभी फोकस करते हैं इसी पे। बट लेट मी टेल यू, मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है, तो मैंने बताया फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव से मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उनके, मैंने वैसे समझाया जैसे मेरे टीचर ने मुझे समझाया था। आई गॉट सम अमेजिंग टीचर्स इन ड्यूरिंग माई CMA जर्नी। ओके, और कुछ कुछ सब्जेक्ट के तो टीचर्स हुआ ही नहीं करते थे उस समय CMA फाइनल। अभी तो हमारे पास खैर बहुत सारे रिसोर्स है, खैर जो भी मेरे पास टीचर्स थे वो बहुत अमेजिंग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया था। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ, बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड आई एम टीचिंग, ट्राइंग टू टीच द बेस्ट। यस, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, पढ़ेंगे आप FM में पढ़ेंगे DCF एक्सेट्रा के बारे में। नाउ अलॉटमेंट डिटेल्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑफर हुए हैं, प्रमोटर्स को, की मैनेजरियल पर्सोनल को, बाकी किसी को, और क्या रिलेशन है उनके साथ। ऐसे मान लेते हैं प्रमोटर को 50,000 शेयर्स दिए, कि MPs को 25,000 के शेयर्स दिए, बाकी सबको जो नॉन रिलेटेड है उनको कितने के दिए। बेसिकली यू गिव द नोटिस ऑफ दिस एज वेल। नाउ रिजर्वेशन, मान लेते हैं अगर पब्लिक इशू है, इफ पब्लिक इशू हुआ है, तो परसेंटेज जो कि रिजर्व है अलग अलग कैटेगरीज के बारे में, इसकी भी नोटिस देना पड़ेगा। बट प्राइवेट प्लेसमेंट पे कहीं ना कहीं एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि पब्लिक पे तो गए नहीं हम। ओके, वोटिंग राइट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल वोटिंग राइट क्या होगा, कितना स्केल होगा या कितना डाइल्यूट हो जाएगा लोगों का वोटिंग राइट। जैसे प्रमोटर जो है 75% वोटिंग राइट रखते हैं डिस्पाइट इशूइंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग राइट्स कम हो जाती है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। चांस इन चेंज इन कंट्रोल, वेदर द इशू विल अफेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी। ठीक है, इसके बारे में आपको नोटिस देना है, हुआ है नहीं हुआ है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो डाइल्यूटेड EPS, अर्निंग पर शेयर कितना डाइल्यूट हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 6.5 रुपए से EPS जो है वो 5 रुपये 80 पैसा हो गया। सो यू हैव टू गिव नोटिस अबाउट दिस ऑल्सो। एंड प्री एंड पोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज है बिफोर एंड आफ्टर। बेसिकली ये एनेक्चर में दिया जाता है जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उसके। तो ऑल ऑफ दीज आर द इंफॉर्मेशंस, या इनको बोल सकते हैं ये नोटिसेस आपको लगाने होते हैं इशू से पहले। सेक्शन 4 सब सेक्शन 2, सेक्शन नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा। बट कन्वर्जन रिस्ट्रिक्शन किस में है, आप स्विचिंग नहीं कर सकते वोटिंग वालों से डिफरेंशियल वोटिंग राइट में, या डिफरेंशियल वोटिंग वालों से वोटिंग वाले में। नो फ्लिप फ्लॉपिंग ऑफ शेयर्स टाइप इन इक्विटी इज अलाउड। नाउ बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोजर। ओके, आई थिंक दिस इज रिपीटेड ओनली। जो ये डिस्क्लोजर है, नोट अटैच करना है, बेसिकली नोटिस अटैच करना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ही है। क्या क्या डिस्क्लोजर है अपन को, कितने नंबर ऑफ DVR इश्यू करे हैं, यस, अलॉटीज कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ राइट क्या है, टोटल परसेंटेज ऑफ कैपिटल कितना होने वाला है, वोटिंग राइट कैसे इम्पैक्ट हुई है, EPS कैसे इम्पैक्ट हुआ है, और शेयर होल्डिंग बिफोर आफ्टर मैंने पीछे पढ़ लिया है, ऑल ऑफ इट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड गो डीपर इन DVR। अब हमने इन जनरल टाइप समझ लिए, इक्विटी प्रेफरेंस समझ लिए, इक्विटी में विद वोटिंग एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग समझ लिया, डिफरेंशियल वोटिंग की कंडीशंस पढ़ ली। अब हम पढ़ने चल रहे हैं इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स की डिटेलिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। कंपनीज एक्ट का रूल 14, रूल 4 बोलता है, 14 नहीं, रूल 4 बोलता है। रूल 4 हमने पीछे पढ़ा ना, अभी भी रूल 4 की तुमने सही बातचीत करी है, डिस्क्लोजर की भी। तो रूल 4 ही बात कर रहा है, क्या है DVR। मान लो, इमेजिन करो कि आपके पास ना पिज्जा पार्टी चल रही है आपकी, हर एक बंदे को ऐसे पिज्जा है, चलो पिज्जा लेट्स से, ठीक है, हर एक बंदे को एक एक शेयर पिज्जा मिल गया, किसी को ज्यादा भी मिल गया, ठीक है, मतलब इसको एक्स्ट्रा डिविडेंड जैसे मानो। बट डोंट गेट टू चूज द नेक्स्ट पिज्जा, मतलब एक पिज्जा, ये पिज्जा 1 है, ये पिज्जा 2 है, नेक्स्ट पिज्जा में से चॉइस नहीं मिल रही है, बेसिकली वोटिंग राइट नहीं है इनके पास, इस तरीके से है। मैंने बताया ना, वो DVR शेयर होल्डर्स के पास सारे जूसी बेनिफिट्स होते हैं, एक्सेप्ट उनकी जो वोटिंग राइट है वो कहीं ना कहीं कम है। बट प्रिविलेजेस क्या है DVR शेयर होल्डर्स के,
को बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, राइट इश्यू मिल सकता है, डिविडेंड हो सकता है ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये इसलिए तो हमें इसका डिक्लेरेशन भी दे रहा है ना, बोर्ड इसका डिक्लेरेशन दे रहा है कि जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे ऐसी डील्स, ठीक है। वोटिंग राइट्स या तो होंगी ही नहीं या कहीं ना कहीं लिमिटेड रहेंगी। ट्रांसफरेबिलिटी जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल रहा है वैसे, बट कन्वर्जन नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट पार्टिसिपेशन भी रहेगा, डिविडेंड तो मिल रहा है ना उनको, इसलिए प्रॉफिट पार्टिसिपेशन भी है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कैसे रहेगा, सेक्शन 88 बोलता है कि आपको डीवीआर होल्डर्स की, हमने सेक्शन 88 के बारे में लास्ट सेशन में बात करी थी, फिर रिमेंबर है ना, डीवीआर होल्डर्स को मिलते हैं यहाँ पे नाम, उनके कॉन्टैक्ट इन्फो, उनका क्लास ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ डिफरेंशियल राइट, ऑल ऑफ इट नीड्स टू बी मेंटेन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। ओके, लास्ट सेशन में बात नहीं करी, लास्ट सेशन जब मैं कंटेंट बना रही थी उसमें देखा था हमने 88 पहले नहीं बोला, 88 अब बोल रहे हैं, 88 बोले तो डबल चेक कर रहे हैं। रजिस्टर covers all the shares including DVR holders. रिपीट हो गया ये, है ना। कंडीशन क्या है, परमिट करना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, डिफरेंशियल शेयर्स और 26% और टोटल पोस्ट इक्विटी नहीं हो सकता, पिछले 3 ईयर्स में आपका प्रॉफिट होना चाहिए, आपने अपने फिनेंशियल एटसेट्रा ढंग से फाइल होने चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिविडेंड में, डिपॉजिट में, डिबेंचर्स में, रिडेम्पशन में, एम्प्लॉय के ड्यूज में, आईपीएफ ट्रांसफर में, और पेनल्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी एक्ट के अंदर, है ना। और अगर हुई है तो आपको 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोले तो ये साथ में लगती है, दिस इज नीड्स टू बी अटैच्ड विद जनरल मीटिंग है, अगर आप बैलेट नोटिस से अपना रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या डिफरेंशियल राइट है, क्या जस्टिफिकेशन है, बेसिकली दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट यू आर गिविंग। जो डिक्लेरेशन दे रहे थे वो यही है, ओके ना। प्राइवेट प्रेफरेंशियल इश्यू आपको मेंशन करना होगा, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स के एमपीज, रिलेटेड एलओटीज को कितने पैसे दिए हैं, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है। अगर पब्लिक हो रहा है तो प्रॉपर रिजर्वेशन मेंशन करेगी, यहाँ पे नो रिजर्वेशन है, ये हमने भी थोड़ी देर पहले टेबल में भी देखा था, ठीक है। रिजर्वेशन मेंशन करनी पड़ेगी, कैटेगरी वाइज एलोकेशन देखना पड़ेगा, और कंट्रोल में क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में भी बताना हो। वोटिंग इक्विटी को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डीवीआर को वोटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये डिस्क्लोजर बार बार रिपीट हुआ है, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगी कंटेंट में, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गो टू शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट, अब ये मेरा शेयर है, इसमें तेरा नाम लिखा है, बचपन में कहते थे ना ये झूला मेरा है, नाम लिखा है क्या तेरा इसमें, सब नाम लिखवा रहे हैं अपना, ठीक है। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट, और शेयर सर्टिफिकेट लीगल प्रूफ है ओनरशिप का, जैसे स्कूल के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो प्रूव करते हैं आपके अचीवमेंट्स, ऐसे ही शेयर्स के सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा होता है, वो आपकी ओनरशिप बताते हैं। फॉर्म SH1 यूज किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको मैं सजेस्ट करूंगी अपनी नोटबुक में लिख लो अगर अभी तक नहीं लिखा है तो। कब इशू किया जाता है, जब कंपनी कैन इशू शेयर सर्टिफिकेट कब, जब बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर्स या फिर कूपन रिटर्न कर दिए गए हैं, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोनस और रीअनाउंस इश्यूज, बट अगर फर्स्ट आईपीओ एक्सेट्रा कर रहे हो तो उसमें देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं खो गया तो शेयर होल्डर को सफिशिएंट एविडेंस देना पड़ेगा कि खो गया, और इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था मैंने, सेक्शन 124 125, इसकी पूरी डिटेल से लेक्चर्स चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं फास्ट ट्रैक में भी कराऊंगी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं आपसे कुछ खो गया है, लेट्स से एफडी खो गई है, एफडी के डॉक्यूमेंट खो गए हैं, तो बैंक मांग सकता है कि भाई अगर कोई बंदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आ गया, इसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। ऐसे ही अगर आपके जो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल कॉपी है खो गई, जो 1996 तो डीमैट में आ गई, इसके बारे में भी हमने बात करी हुई है। तो अगर फिजिकल कॉपी खो गई है, पहले तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा, आपने एफआईआर एक्सेट्रा कुछ किया होगा, और दूसरा आपको इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा कि अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाता है इसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आपको करनी होगी। साइन कौन करता है, तो 2 डायरेक्टर करेंगे, अलाउड है डिजिटली मैकेनिकल सिग्नेचर, या फिर एक डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी का अगर कॉमन सील नहीं है तो, ठीक है। कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म SH1 में ही दे रखा है, शेयर होल्डर का नाम, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्लास ऑफ शेयर्स क्या, और कितने रुपए उन्होंने पे करे हैं, ये सारी बातें आपको शेयर सर्टिफिकेट में लिखनी होगी। बहुत सिंपल बातें हैं, बट ऑल ऑफ दीज नीड्स टू बी मेंशन टू गेट द मार्क्स।
मनी आएगी, पहले मार्क्स आएंगे। अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप, फिजिकल सर्टिफिकेट में प्रूफ ऑफ ओनरशिप डिपॉजिटरी मेंटेन कर लेता है, आपको ज़रूरत नहीं होती डीमैट में, ठीक है। जो आपका डीपी होता है वही मेंटेन करता है, यू डू नॉट नीड टू सेपरेटली मेंटेन इट, क्योंकि फिजिकल तो है ही नहीं। डिस्टिंक्टिव नंबर्स भी नहीं अप्लीकेबल है, अकाउंट में आ रहे हैं, अकाउंट से जा रहे हैं, चिंग 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 चिंग। ओके। रिन्यूड और रिप्लेस सर्टिफिकेट्स कब अलाउड है? जब या तो शेयर स्प्लिट हुआ है, जैसे मेरे को कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले मेरे पास पेटी शेयर्स थे, पेनी शेयर्स थे मेरे पास एक कंपनी के, 10 रुपए के लगभग थे, एक शेयर था 10 रुपए का, मेरे पास थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो वो शेयर ने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। तो एक शेयर था 10 रुपए का, उन्होंने 5-5 में 2 कर दिए लेट्स से, ठीक है। तो अगर स्प्लिटिंग हुई है, कंसोलिडेट हुए हैं, शेयर्स टर्न कर दिए गए हैं, वन आउट हो गए हैं, ओके, ये इन कंडीशंस में अलाउड है, रिन्यू और रिप्लेस सर्टिफिकेट आ सकता है आपके पास। कंडीशन क्या है? आपको ओल्ड सर्टिफिकेट सरेंडर करने होंगे। फीस मैक्सिमम 50 पर सर्टिफिकेट दी जा सकती है, और ये अगर कोर्ट अप्रूव कर दे तो वेव भी हो जाएगा। अगेन यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इस डेटा को लिखकर डब्बा बना लो अपने नोटबुक में, ताकि आप इस कंटेंट को मिस नहीं करें रिवाइज करना। 50 रुपये पर सर्टिफिकेट, री इशू है ना, या रिन्यूअल। नया सर्टिफिकेट मस्ट स्टेट ऑन ऑन फ्रंट, है ना, लिखना पड़ेगा नया सर्टिफिकेट क्या स्टेट करना पड़ेगा। इशू सर्टिफिकेट मतलब पुराना सर्टिफिकेट ये था, उसके ल्यू में हमने, उसकी जगह हमने ये इशू किया है। सब डिविडेंड रिप्लेस कंसोलिडेट, ऑल ऑफ इट नीड्स टू बी मेंशन्ड इन द फेस ऑफ इट, इन द फ्रंट ऑफ द न्यू सर्टिफिकेट दैट यू आर इशूइंग। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब देते हो? अगर पुराना खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया है, ठीक है। बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, इस पर लिखा होगा डुप्लीकेट, जैसे अगर कभी आपकी मार्कशीट एक्सेट्रा भी खो जाती है तो आप डुप्लीकेट मंगा सकते हो फीस देने के बाद, ठीक है। बट उस पर लिखा होता है डुप्लीकेट। मैक्सिमम 50 रुपये हो सकता है। यू रिकॉर्ड एंट्री इन कंपनी रजिस्टर, डुप्लीकेट शेयर हैज़ बिन इश्यूड। टाइमलाइन क्या है? अगर अनलिस्टेड कंपनी है, आपने रिक्वेस्ट किया मुझे डुप्लीकेट दे दीजिए, तो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो 45, लिस्टेड में जल्दी होता है, अनलिस्टेड में समय लग जाता है। Do we need to remember this? Of course, all of the data that I'm sharing with you, especially the numbers, ये तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई समझने जैसी बात है भी नहीं। या ना, फ्रॉडलेंट डुप्लीकेट इश्यू, ये एक बड़ा ट्रबल है। मान लेते हैं कंपनी ने डुप्लीकेट इश्यू फ्रॉडली कराया, तो आपको 5 से 10 गुना जितना भी फेस वैल्यू था ना उस शेयर का, वो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर 10 करोड़ रुपए, जो भी है ज़्यादा है, विच एवर इज हायर। अभी तक विच एवर इज लोअर बोल रहे थे हम, हाँ। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, उनको 474, 40, 45, 46, 47, 74 नहीं, 47, 447, 447, 945 हुआ था, ये 947 है, 447 है, ओके। रजिस्टर ऑफ रिन्यूड या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, बेसिकली SH2 फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स लिखनी है कि ओल्ड सर्टिफिकेट का नंबर क्या था, नया सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, डेट ऑफ इश्यू क्या है, क्रॉस रेफरेंस रजिस्टर के नंबर से, मेंबर से, कि भैया पुराना सर्टिफिकेट ये था, उसका नंबर ये था ना। उसकी स्टोरेज और परमानेंटली रजिस्ट्रार के ऑफिस में इस डेटा को रजिस्टर करना होता है, अगर डुप्लीकेट गया है या रिन्यूअल हुआ है आपके करंट शेयर सर्टिफिकेट का। डिलीवरी टाइमलाइन क्या है? इनकॉर्पोरेशन के बाद फॉर सब्सक्राइबर्स टू MOA, जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर डिलीवर हो जाने चाहिए। कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है, 30 दिन के अंदर अंदर हमने पढ़ा है, 180 दिन के अंदर अंदर पढ़ा है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। वैसे ही यहाँ पर हम 2 महीने के अंदर कर रहे हैं। ये अपने हम उन लोग को दे रहे हैं जब जिन्होंने MOA में सब्सक्राइब किया था, उनके पास शेयर सर्टिफिकेट चलना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगेन 2 महीने जिस दिन से अलॉटमेंट हुई है। पीछे हमने बात करी इनकॉर्पोरेशन से 2 मंथ्स, अलॉटमेंट में जिस दिन से अलॉटमेंट हुई है उससे 2 महीने डिलीवरी टाइम में। रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे हमने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसमिट करे अपने शेयर, तो उसके जिस दिन से हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये डिलीवरी टाइमलाइंस है आपके सर्टिफिकेट्स। आई होप दिस इज़ गुड। तो हमने क्या किया? हमने बोला कि अगर
रिन्यूअल हो रहा है, डुप्लीकेट जा रहा है। रिन्यूअल में बेसिकली आपने अप्रूवल लिया बोर्ड का, एसएच फॉर्म 1 दिया, 50 रुपये फीस दी, डीमर्ट में तो कोई सर्टिफिकेट आ नहीं रहा है। SH2 हमने बात करी जब बेसिकली कैसे आप रजिस्टर कर रहे हो, हाउ आर यू रजिस्टरिंग, फॉर रजिस्टरिंग SH2 यूज़ कर रहे हो। अगर फ्रॉड हुआ तो हैवी पेनल्टी लगने वाली है, कितना, 5 से 10 गुना। या फिर कितने करोड़ रुपए लग रहे थे, या फिर लग रहे थे 10 CR, विच एवर इज हायर। ओके, आई होप यहाँ तक सारी बातें आपके दिल में, आपके दिमाग में उतर चुकी है। नाउ लेट्स गो टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेट इक्विटी, और ईसॉप्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, इनके बारे में मैं डिटेल में भी आपसे बात करूंगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाम बोल रहा है स्वेट, खून पसीना। हाँ, चलो क्या बोल रहे हैं। अब मैंने क्लास में आपको आलिया और रणबीर का एग्जाम्पल के साथ समझाया है ना। अभी इसको हम थोड़े सिंपल तरीके से समझते हैं, बट इतने एग्जाम्पल के साथ नहीं समझ पाएंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 बोलता है, और सेक्शन 54 बोलता है, रूल 8 के साथ पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है। स्वेट इक्विटी शेयर्स ये इशू करे जाते हैं डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को, क्यों, बिना किसी पैसों के, या फिर हो सकता है कुछ डिस्काउंट पर, इन एक्सचेंज फॉर नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे उन्होंने अपना कोई ऐसा टेक्निकल नो हाउ दिया, मतलब जो उन्हीं के पास ही था। ठीक है, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में कि आलिया के बिजनेस को रिक्वायरमेंट थी एक टेक पर्सन की जो उसके फिट ऐप को बढ़िया कर सके। यस, वो रणबीर आया तो रणबीर को पैसे तो मिल रहे हैं, सैलरी तो मिल रही है, बट विदाउट एनी कॉस्ट उसे इक्विटी, स्वेट इक्विटी भी दिया गया। या आईपी राइट लेकर आ रहा है, कोई वैल्यू एडिशन लेकर आ रहा है, कोई आइडिया, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। कौन, हु कैन रिसीव इट, कोई कौन बंदे एलिजिबल है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे इंडिया रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, डायरेक्टर चाहे फुल टाइम है चाहे पार्ट टाइम है, एम्प्लॉय या डायरेक्टर जिनके चाहे होल्डिंग का हो चाहे सब्सिडरी का हो, इन सबको स्वेट इक्विटी दिए जा सकते हैं। ईसॉप के साथ इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अ फ्यू ऑफ यू माइट बी डूइंग योर जॉब्स एंड हो सकता है किसी स्टार्टअप में आपको कोई ईसॉप मिला हो, ईसॉप भी हमारे कंटेंट में है, बट ईसॉप में आपको वेस्टिंग पीरियड एक्सेट्रा ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं जो थोड़ी देर में भी बताऊंगी, तो अपने वो वाले क्वेश्चंस बांध के रखिएगा। अभी सिर्फ अब हम स्वेट इक्विटी पढ़ रहे हैं। कंडीशंस क्या है या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। पीछे हमने जनरल रेजोल्यूशन पास, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया था ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, है ना। यहाँ पे हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं अलॉटमेंट से पहले, जब मैं स्वेट इक्विटी कर रही हूँ। सेम क्लास एज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर जैसे ही करेंगे। लिस्टेड कंपनी को ICDR रूल्स लेने पड़ेंगे जो सभी ने दे रखे हैं, और लिस्टेड को रूल 8 फॉलो करना होगा, जो मैंने रूल 8 यहाँ पे आपको बताया है, इसलिए मैंने सेक्शन 54 भी बताया, सेक्शन 2 भी बताया और रूल 8 भी बताया। तो ये मैं चाहूँगी, ये सजेस्ट करूँगी कि आप लिखिए इसको, ताकि आपको याद करना आसान हो। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या लगेगा साथ में, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, नेक्स्ट बेसिकली ना जस्टिफिकेशन लगेगा कि क्यों आपने इश्यू किया है, नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, नेम ऑफ रिसिपिएंट, जैसे मैंने जब एग्जांपल लिया था आलिया ने इसको दिया था रणबीर को, नेम ऑफ रिसिपिएंट, टर्म्स और वैल्यूएशन, क्या मेथड क्या यूज़ किया है वैल्यूएशन, कितने समय के लिए एसोसिएटेड रहने वाले हैं प्रमोटर के साथ या की मैनेजरल पर्सन के साथ, क्या रिलेशन है जिनको स्वेट इक्विटी दिया जा रहा है, प्राइस है कंसिडरेशन डिटेल्स, जिसकी मतलब बेसिकली व्हाट हैज़ कम अगेंस्ट इट। ओके, एएस कौन सा फॉलो किया है, लेट्स से रिलेटेड है तो एएस 18 एक्सेट्रा आ जाएगा, तो बेसिकली फॉलो ऑल ऑफ दैट, और डाइल्यूटेड ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस स्वेट इक्विटी को इशू करने का। अलॉटमेंट क्या होता है, जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है, उसके 12 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। लिमिट क्या है, मैक्सिमम 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल पर ईयर आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बोनस शेयर्स क्या है, सेक्शन 63 बोलता है इसके बारे में, व्हाट आर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स फ्री शेयर्स है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। रीज़न क्या है, कैश डिविडेंड की जगह कंपनी उनकी लॉयल्टी को रिजर्व से पैसा लेकर दे रही है, इस तरीके से रिवॉर्ड कर रही है। टाइप क्या है, फुल्ली पेड अप शेयर्स वालों को मिलते हैं इन द फिक्स्ड
रेशियो बोनस शेयर्स। कंडीशन क्या है, फ्री रिजर्व में से दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हो या सीआरआर से दे सकते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इस कारण में आप अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ओके, किस में से नहीं दे सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से आप बोनस नहीं दे सकते हो, अनरियलाइज प्रॉफिट में से आप बोनस नहीं दे सकते। और आई होप आप लोग अकाउंट्स में स्पेशली जब सेक्शन ग्रुप 2 में CA कॉस्ट नहीं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ेंगे, वहाँ पे तो जर्नल एंट्रीज भी है इसकी पूरी, या पूरा चैप्टर है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर्स हैं, आप कंपनी ने 1:1 का शेयर इश्यू कर बोनस शेयर कर दिए, मेरा 100 आपके पास ऑलरेडी थे, तो अगर मैं सेम परसेंटेज पे लेती हूँ तो आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। अब टोटल 100 मोर दे दिए उन्होंने, टोटल आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर 200। नॉर्मल मैथ्स तो अपन को करनी आती है ना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, नो बोनस इन ली ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की जगह आप बोनस दे रहे हो, अलाउड नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल मस्ट परमिट इशूइंग बोनस कैपिटल, जो टोटल होगा उसको अलाउड होना चाहिए। कंपनी ने डिफॉल्टिंग नहीं होनी चाहिए बेसिकली इन एनी वेज। बोले तो डिपॉजिट में, इंटरेस्ट में, स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपने अगर डिफॉल्ट किया तो आप बोनस इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल मस्ट परमिट कि आप ना बोनस इशू कर सकते हैं, बेसिकली इंक्रीज इफ नीडेड, उसके लिए रेजोल्यूशन एक्सेट्रा पास करके एमओए में चेंज करना है तो आप करोगे, और एमओए के चेंजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और बोनस की जगह, सॉरी डिविडेंड की जगह आप बोनस नहीं दे सकते, रियल होना चाहिए, रियल इशू होना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता डिविडेंड का। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईसॉप। ईसॉप क्या है, सेक्शन 62 इसके बारे में बात करता है, रूल 12, रूल 8 था स्वेट इक्विटी। दोनों के बीच में छोटी छोटी बात में ही डिफरेंस है, बट दोनों को बॉक्स बना के अच्छे से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में बड़ा बड़ा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ईसॉप क्या है, ये ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉयज को, उनके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पे शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। buy it at a fixed price, exercise price after a certain period, vesting period आ गया है तो आप शेयर खरीद सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। not just a job, a chance to own the company you are building as an employee, okay. who is eligible if person is a permanent employee, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, होल टाइम, चाहे आप डायरेक्टर हो या फिर आप होल्डिंग या सब्सिडरी के एम्प्लॉय हो, तभी भी यू आर एलिजिबल टू गेट ESOPs। कौन एलिजिबल नहीं है, प्रमोटर्स एलिजिबल नहीं है, या वो डायरेक्टर्स एलिजिबल नहीं है जिनके पास 10% से ज़्यादा का इक्विटी है। कुछ स्टार्टअप्स में एग्जेम्पशन है, वहाँ पे 10% से ज़्यादा वालों को भी ESOP हो सकते हैं। तो अगेन छोटी बात है, बट एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ऐसे का ऐसे ही आपको लर्न करना होता है। अब क्योंकि कुछ की टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगी यहाँ पे, तो मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। ग्रांट क्या है, कंपनी गिव्स ऑप्शन टू एम्प्लॉय, it's a right not an obligation. Vesting period after which employee earns right to exercise. So basically what is happening, let's say आपको 1 लाख के शेयर्स ESOP मिले, लेट्स से, ठीक है। अब एवरी 1 ईयर के बाद आप 20,000 के शेयर्स वेस्ट कर सकते हो, तो मतलब आने वाले 5 सालों में आप ये 1 लाख रुपए पूरे वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं, तो वेस्ट क्या कर रहा है, जैसे लेट्स से 1 लाख ESOP दिए थे एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, 10 पर ESOP आपको दिए थे एक्सरसाइज, बट लेट्स से करंट प्राइस कोई भी हो, लेट्स से करंट प्राइस 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, इट डजेंट मैटर, आप जिस पे खरीद पाएंगे एज एन एम्प्लॉय 10। आई होप दिस इज गुड, ठीक है। पीरियड आफ्टर विच एम्प्लॉय अर्न्स राइट टू एक्सरसाइज व्हेन एम्प्लॉयज एक्चुअली बाइज द शेयर्स, एक्सरसाइज प्राइस, फिक्स प्राइस टू बाय द शेयर्स। लॉक इन पीरियड ये ऑप्शनल हो सकता है, ऑप्शनल होल्ड पीरियड जनरली बेसिकली इसलिए लगाते हैं कंपनीज ताकि आप छोड़ के ना जाए कंपनी को, ठीक है। आप कोई भी कंपनी में, अब क्योंकि मैं एक ऐसे फॉरम पे बैठी हूँ जहाँ गड़बड़ हो सकती है, अगर मैंने किसी कंपनीज के अंदर की बात बोल दी तो ओके, बट one of the companies that I was working with, they gave me some ESOP for ₹4.5 lakh. I remember this is back in 2021, 2021 की बात है, पोस्ट कोविड एरा, या खैर। मूविंग फॉरवर्ड, इम्पॉर्टेंट रूल्स टू फॉलो, स्पेशल रेजोल्यूशन
फॉलो करना पड़ेगा ताकि स्कीम मैंडेट कर पाओ। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड बताना पड़ेगा, कम से कम 1 साल हो सकता है। नो शॉर्टर पीरियड इज अलाउड, लाइक एग्जाम्पल दैट आई गिव यू। नो राइट्स बिफोर एक्सरसाइज, कोई डिविडेंड या वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते जब तक आप शेयर्स खरीद नहीं लोगे। 1% टू एनी एम्प्लॉय नीड सेपरेट स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर किसी एक एम्प्लॉय को 1% ऑफ टोटल दे रहे हो तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी सेपरेट रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, तभी आप उनको ईसॉप दे सकते हो। ये सारी बातचीत आपको लर्न करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न दिस डेटा। ठीक है। नाउ डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस, डायरेक्टर की रिपोर्ट में ईसॉप डिस्क्लोज होने चाहिए, उसकी डिटेल एनुअल्स बतानी पड़ेगी। एक SH6 रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है ईसॉप का। तो हमने SH1 देखा था शेयर का, SH2 देखा था, अब SH6 देख रहे हैं। ओके। एग्जिट सिनेरियोज, मान लेते हैं आपने कंपनी को रिजाइन कर दिया, लेट्स से रिजाइनिंग, तो जो भी वेस्टेड है वो एक्सरसाइज कर सकते हो आप टाइमलाइन के अंदर। अनवेस्टेड है वो लैप्स हो जाएंगे, जैसे मान लेते हैं 2021 में मेरे को मिले जैसे वो शेयर्स ईसॉप मिले, और आई लेफ्ट दैट कंपनी इन 2023। ठीक है, तो मेरे पास जो भी अमाउंट थे, आई कुड हैव बॉट इट, या मैंने हो सकता है खरीद भी ली हो और बैलेंस जो मेरे रह गए कि हर साल आने थे वो 5 साल के लिए, वो मेरे लैप्स हो जाएंगे। ठीक है। ऑल ऑप्शंस वेस्ट इमीडिएटली, जैसे ही आपकी डेथ हो जाती है, इनकेपेसिटी हो जाती है, सिंपल है। In short, a salary pays your bill, ESOP no makes your wealth or builds your wealth. It's how companies say grow with us and grow in us. Okay? तो आप जब इसमें भी जाते हो, शार्क टैंक में भी आते हो, तो मतलब 10% का हमने ESOP पूल बना रखा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब हमने यहाँ रूल 12 की बात करी थी, रूल 8 की बात करी थी, स्वेट इक्विटी में भूलेंगे नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। रूल 11 बात करता है शेयर कैपिटल और डिबेंचर रूल्स के बारे में। तो रूल हमने 8 देखा, रूल हमने 12 देखा, अब हम रूल देख रहे हैं 11। तो शेयर कैपिटल और डिबेंचर के ट्रांसफर के बारे में बात हो रही है। रूल 11 बात करता है कि आप SH4 यूज़ करें, तो हमने SH1 यूज़ किया है, SH2 यूज़ किया है। यस, अभी अभी हमने अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपको यहाँ SH6 बताया था, हम SH4 के बारे में बात कर रहे हैं। SH4 बोल रहा है कि अगर आपको फिजिकल शेयर्स किसी को ट्रांसफर करने हैं तो आप SH4 का इस्तेमाल करते हो। अब मस्ट बी डिलीवर टू द कंपनी विद इन 60 डेज फ्रॉम द एग्जीक्यूशन डेट, जिस दिन भी एग्जीक्यूट हुई है उसके 60 दिन के अंदर। रूल 11(2) ये बोलता है इस सिमिलर कंपनीज पे अप्लाई करता है, बट जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स इंटरेस्ट। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा है ना कि जहाँ पे अभी जो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है बट हम शेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, इसका मतलब वो मेंबर का इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। रूल 11(3) बोलता है पार्टली पेड शेयर्स के लिए अप्लाई करता है ट्रांसफर शेयर्स। कंपनी को SH5 नोटिस देना है ट्रांसफरी को, जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफरर है, जिसको दिया जा रहा है वो ट्रांसफरी है। तो हमने SH1 पढ़ रखा है, SH2 पढ़ रखा है, SH6 पढ़ रखा है, SH4 पढ़ रखा है, SH5 भी देख लिया है। ओके, प्रोसीड ओनली इफ नो ऑब्जेक्शन विद इन 2 वीक्स। आपने नोटिस डाल दिया, वैसे मान लेते हैं आपको शेयर में बेचने वाली, तो यू आर द ट्रांसफरी राइट, मैं आपको ट्रांसफर करने वाली, आप ट्रांसफरी हो, आपके पास नोटिस आया SH5 में, अगर आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो रुक जाएगी बात, फिर नो पूरा प्रोसेस चलेगा। बट लेट्स से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो हम प्रोसीड करेंगे ट्रांसफर करने के लिए। जो शेयर्स और डिबेंचर्स का ट्रांसफर हमने रूल 11 में देख रहे हैं। Okay, now let's talk about provision of money for buyback by employees. कंपनीज अपने फंड इस्तेमाल नहीं कर सकती शेयर को परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के अपने खुद के, बाय एम्प्लॉयज और ट्रस्टीज, मतलब किसी एम्प्लॉय के पास, किसी ट्रस्टी के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आप अपने फंड्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते इनसे यूज करने के लिए एज ए कंपनी। एक्सेप्शन है, परमिशन मिल सकती है और सिर्फ जब लीगल स्कीम से कर रहे हो जो एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट हो रहा हो, जैसे ईसॉप, एंड कंप्लाइज विद स्पेसिफिक कंडीशंस। प्रेफरेंशियल ऑफर, जैसे नाम बोल रहा है प्रेफरेंस मिलता है कंपनीज एक्ट रूल 13 के साथ, इसके साथ पढ़ते हैं तो रूल 8 देखा, रूल 11 देखा, रूल 12 देखा, रूल 13 देख रहे हैं हमने, आज में रूल्स देखे हैं। ओके, इशूइंग शेयर्स या सिक्योरिटीज आप इश्यू कर रहे हो किसको, किसी सिलेक्ट ग्रुप को प्रेफरेंशियल बेसिस पे। ठीक है, यही है प्रेफरेंशियल ऑफर,
यही है प्रेफरेंशियल ऑफर। प्रेफरेंशियल शेयर नहीं बोल रहे हैं बेटे, हम प्रेफरेंशियल ऑफर बोल रहे हैं। प्रेफरेंशियल शेयर नहीं बोल रहे हैं, हम प्रेफरेंशियल ऑफर बोल रहे हैं। आई होप गाइस छोटी छोटी बातें आपने जब कंटेंट पढ़ा होगा तभी भी आपने नोट किया होगा, एटलीस्ट अब तो कर ही रहे हैं अगर पहले नहीं किया है तो, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। जैसे जैसे हमारे एग्जाम पास आते हमारा दिमाग हमको एकदम रेडी कर देता है एग्जाम के लिए, है ना। एकदम हम लोग फोकस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं देन गाइस वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ओके नाउ, किसको प्रेफरेंशियल हम ऑफर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर नहीं बोल रहे हैं बेटे, वापस बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल ऑफर। किसी को हम प्रेफरेंशियल ऑफर नहीं कंसीडर कर रहे हैं जब पब्लिक इशू हो रहा है, जब राइट इशू हो रहा है, जब ईसॉप या ईएसपीएस दे रहे हैं, जब हम स्वेट इक्विटी कर रहे हैं, जब हम बोनस कर रहे हैं, डिपॉजिट रिसीट या फॉरेन सिक्योरिटीज हो रही है, ये सारे केसेस में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल ऑफर। कंप्लायंस मेथड क्या है, कैसे बेसिकली रूल लॉ कैसे फॉलो करना है। लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही है, एसएबी के रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं, और अनलिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही है, रूल 13 भी फॉलो करना है। तो रूल 9 देखा, रूल 11 रूल 8 देखा, रूल 12 देखा, रूल 11 देखा, अभी रूल 13 देख रहे हैं। ठीक है। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल को चेंज किया जा सकता है अगर आपका आर्टिकल परमिट करता है, तो ऑल्ट्रेशन हो सकता है। ऑल्ट्रेशन के बारे में हमने लास्ट सेशन में बात करी है बहुत डिटेल में, है ना। हम थर्ड सेशन में आज कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करती है अपना शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए, उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो हमने पूरा पढ़ा हुआ है। अब डिवाइड कर देती है शेयर्स को, या लेट्स से कंसोलिडेट कर रही है, वो तभी कर सकती है अगर ट्राइब्यूनल से अप्रूवल आ गया है। When I'm talking about tribunal ever in Companies Act, I'm referring to NCLT. Yes, ये voting percentage changes, अगर वोटिंग की परसेंटेज बदल रही है डिवाइड शेयर करने से, कंसोलिडेट करने से, तो यस, तो अप्रूवल चाहिए होगा आपको NCLT से। कन्वर्ट फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक एंड देन रिकन्वर्ट। सब डिवाइड शेयर्स स्मॉलर अमाउंट में, इसमें मैंने स्प्लिट के बारे में बात करी थी। कैंसिल अनइश्यूड शेयर्स नॉट कंसिडर्ड कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि ये तो इश्यू ही नहीं करे ना, तो उसको कैपिटल रिडक्शन क्या बोलोगे। अगर आपने वो शेयर्स हैं जो इश्यू ही नहीं करे उनको कैंसिल कर दिया, तो कैपिटल रिडक्शन तो नहीं हुई ना। ये दिस इज सिंपल। नोटिस फॉर ऑल्ट्रेशन सेक्शन 64 में देते हो, यहाँ पे SH7 फॉर्म सबमिट करना है। तो SH1 देखा हमने, SH2 देखा हमने, SH4 देखा हमने, SH6 देखा हमने, SH5 देखा हमने, अब SH7 देख रहे हैं। तो वैसे अभी तक 3 देखा, 1 देखा, 2 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा और 7 देख रहे हैं। ठीक है। जब कंपनी अपने कैपिटल ऑल्टर कर रही है, गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया उसको अपना कैपिटल इंक्रीज करने का, या फिर वो अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है, तो SH7 फॉर्म ही फाइल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसको अभी के अभी याद करने की पूरी कोशिश कीजिए बेटे, इम्पॉर्टेंट है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर नहीं करते हो तो 1000 रुपये रोज के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का पे आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पर अपना क्योंकि ऑल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एओए परमिट कर रहा है, सॉरी एमओए परमिट कर रहा है तो आप आगे बढ़े। ऐसे ही शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के बारे में भी बात हो सकती है। अलाउड है अगर अनपेड कैपिटल लायबिलिटी आप रिड्यूस कर रहे हो, जो लोगों ने भी पैसे नहीं दिए हैं उसको अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, पर्पस यही है, तो रिडक्शन हो सकता है। या फिर आप कैंसिल कर रहे हो लॉस या अनप्रेजेंटेड कैपिटल जो भी हो ही नहीं है, जैसे मान लेते हैं कोई लॉस है, एक्सटिंग्विश लॉसेस हैं, पे ऑफ कर रहे हो सरप्लस कैपिटल, या फिर you are basically changing your memorandum of association accordingly, कि आप रिड्यूस करना चाह रहे हो अपना कैपिटल। अलाउड नहीं है अगर कंपनी में क्या अरियर्स हैं, बेसिकली अभी पैसे पुराने दिए नहीं है डिपॉजिट पे या फिर इंटरेस्ट पे। तो कंपनी अगर किसी अरियर में है, मतलब बेसिकली उसने डिपॉजिट टाइम पे नहीं किया है, कोई इंटरेस्ट टाइम पे नहीं किया है, तो उनको अलाउड नहीं है किसी भी तरीके का शेयर कैपिटल रिडक्शन। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है ट्राइब्यूनल का प्रोसेस? आप पहले ट्राइब्यूनल को नोटिफाई करते हो, है ना। जब एप्लीकेशन जा रही है, ऑन एप्लीकेशन गई
ट्राइब्यूनल ने फर्दर किसको नोटिफाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई किया रिडक्शन बेसिकली। रजिस्ट्रार को बताया, सेबी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे बताया, क्रेडिटर्स को बताया। अब ऑब्जेक्शन विंडो है, किसी को कोई दिक्कत है बता दो, 3 महीने का समय है, नोटिस जिस दिन से गया है उस दिन से ट्राइब्यूनल अप्रूव कर देगी अगर आपने अपने सारे डेट्स पे ऑफ कर दिए हैं, चाहे वो सिक्योर्ड है जो भी है, ठीक है, कंसेंटेड है। ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर एएस कंप्लायंस अगर आपका आ गया है और ऑर्डर पब्लिश कराया है ऐसे जैसे कि बताया गया था, तो ट्राइब्यूनल अप्रूव कर देगी। रजिस्ट्रार के पास कैसे अप्लाई करोगे, जो ऑर्डर आया है ट्राइब्यूनल से, ये वाला है ना, ये लगाओगे, अपनी अप्रूवल के मिनट्स दोगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग, शेयर कैपिटल अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पेड अप वैल्यू कितनी है, ये सारी बातचीत आप साथ में रजिस्ट्रार के पास दोगे अलॉन्ग विद द ऑर्डर दैट हैज कम फ्रॉम द एनसीएलटी। अब रजिस्ट्रार आपको पोस्ट वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट इश्यू करके दे देगा। मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है, मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ लायबल तब है, ये लायबल कितने के लिए है, जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पेड एंड रिड्यूस्ड अमाउंट एंड द फाइनल फिक्स्ड अमाउंट। लेट्स से रिड्यूस्ड अमाउंट पहले 10 था, वो 8 हो गया और आपने 6 ही दिया है, तो सिर्फ आपको 2 देने हैं। दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। अगर कोई अनअवेयर था क्रिएटर और वहां से कोई ऑब्जेक्शन आया कि हमें तो पता ही नहीं था, वी डिडंट नो अबाउट दिस स्कीम हैपनिंग, तो जो अनपेड पोस्ट रिडक्शन है, मेंबर्स एट द रिडक्शन रजिस्ट्रेशन मे बी लायबल एज इन वाइंडिंग अप। उस क्रेडिटर को वैसे पैसे देने होंगे जैसे वाइंडिंग अप के समय देने पड़ते ना, उस तरीके से आप लायबल हो जाओगे। ट्राइब्यूनल आप पे बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूट करो बिकॉज दिस पर्सन डिड नॉट नो एंड ही इज नाउ रेजिंग ऑब्जेक्शन। कंटेंट हमने ऐसे पढ़ा है बहुत अच्छे से, वेरी वेल। जस्ट इन केस आपने कंटेंट पहले नहीं पढ़ा हुआ है और अभी रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि नोट्स तो देखो ही, उसके अलावा आप अपने स्टडी मैट से ये वाला टॉपिक सिर्फ रीड लगा लो, जस्ट रीड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनल्टीज। अगर आप क्रेडिटर्स के नाम छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, कंसील मतलब छुपा रहे हो, तो आप पे 447 फ्रॉड लग जाएगा। अगर मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो कोई किसी तरीके की डेट, क्योंकि अगर आप पे डेट है तो आप कर नहीं सकते ना, अप्रूवल एक्सेट्रा चाहिए आपको, तो भी आप पे पेनल्टी सेक्शन 447 ही लग जाएगा। अगर आपने पब्लिश नहीं किया ऑर्डर, क्योंकि पब्लिश करना था ऑर्डर, 3 मंथ्स का विंडो था ना, तो 5 लाख से 25 लाख तक का, फ्रॉम 5 लाख टू 25 लाख रुपीज का आप पे लग सकता है पेनल्टी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट के बारे में बात करता है। जब भी कंपनी चाहे, जब चाहती है कि वो रेज करना चाहती है पैसे, नए शेयर्स इशू करके, सेक्शन 62 बताता है कि कैसे कर सकती है नए शेयर्स और किस किस को दे सकती है, किस किस को ऑफर कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी प्रपोज करती है नए और शेयर इशू करने के लिए सेक्शन 62 के अंदर, वो राइट इशू के थ्रू हो सकते हैं, ईसॉप हो सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकती है, और तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आज हमने बात करी है। राइट इशू सेक्शन 62 है, न्यू शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी कॉस्ट दे देते हो इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। ऑफर कर सकते हो नोटिस के थ्रू, नंबर ऑफ शेयर्स बताओगे, टाइम लिमिट बताओगे, 15 से 30 दिन है लेट्स से फॉर एग्जांपल। फॉर एक्सपायरी और रिजेक्शन ऑफर डीम, जैसे मान लेते हैं 30 दिन का समय दिया था आपको कि आप चाहते हैं तो बोनस शेयर के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बट लेट्स से समय बीत गया तो लैप्स हो गया बेसिकली, ऑफर डीम डिक्लाइन। शेयर्स में बी डिस्पोज इन नॉन प्री जुडिशियल वे, कि हमने किसी के साथ बायसनेस नहीं किया, वैसे डिस्पोज किया जाए। राइट फॉर रिनाउंसिएशन, यस, अनलेस आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स। अगर आर्टिकल में रिनाउंसिएशन मना है तो आप नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज रिनाउंसिएशन इज वेरी मच देयर। और रिनाउंसिएशन क्या है, रिनाउंसिएशन में लेट्स से ऑफर हुए आपको शेयर्स, आप नहीं उसको एक्सरसाइज करना चाहते, या फिर आप अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो सकता है वो, बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मना किया हुआ है तो दैट कैन नॉट हैपन। आई होप रिनाउंसिएशन इज क्लियर इन केस यू नेवर हर्ड अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी एवर बिफोर। मतलब ये तो तभी होगा अगर आपने कंपनीज एक्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा, अगर पढ़ा हुआ है तो हम सिर्फ रिवाइज के कंटेक्स्ट से, रिविजन के कंटेक्स्ट से अब हम पढ़ रहे हैं।
और आपने कभी भी नहीं पढ़ा है और एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, आई होप नाउ ऑल्सो इट इज क्लियर। सो बोल रहे हैं कि किसको ऑफर मिल सकता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर मिल सकता है। किस रेशियो में मिलेगा, जितना उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल है उस रेशियो में मिलेगा। ऑफर मेथड क्या है, आप नोटिस दोगे इनको, टाइमलाइन बता दोगे, उस टाइमलाइन में उन्होंने ले लिया, ठीक है, 15 से मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 दिन हो सकता है। पोस्ट डेडलाइन बोलेंगे कि आपने डिक्लाइन कर दिया उस ऑफर को, ऑफर डीम डिक्लाइन, बोर्ड में डिस्पोज शेयर्स इन फेयर मैनर, रिनंसिएशन अलाउड है हाँ, बट अगर मना कर रहा है तो नहीं कर पाओगे। डिस्पैच मोड, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, इलेक्ट्रिक मोड से दे सकते हो, मिनिमम 3 days बिफोर द ओपनिंग इट इज डिस्पैच इस तरीके से किया करना होता है। ईसॉप में हमने सबसे पहले बात करी राइट इश्यू के बारे में, है ना, राइट इश्यू हम जानते हैं इन जनरल भी, और अगर कर रहे हैं फर्दर इशू कर रहे हैं तो ऐसे राइट इशू ऐसे होगा। अगर फर्दर इशू कर रहे हैं और ईसॉप कर रहे हैं तो कंपनी अपने आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, रूल्स फॉलो करने होंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय ट्रस्ट को दे सकते हैं। ऑथराइजेशन के लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। कंडीशन क्या है, जैसे कंपनीज रूल बोल रहा है वैसे कर सकते हैं। एजेंडा यही है कि या तो आप एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना चाहते हो उनके अच्छे काम के लिए, या चाहते हो कि वो छोड़ के ना जाए, एनी ऑफ दिस टू। प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो फर्दर इशू जब कर रहे हैं। कंपनी शेयर्स इशू करती है किसी भी बंदे को, इंक्लूडिंग आउटसाइडर्स, किसी भी बंदे को, किसी भी, यस। कंडीशन क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्राइस जो है वो एक प्रॉपर वैल्यूअर के थ्रू आप लेकर आओगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कंसिडरेशन कैश भी हो सकती है, अदर देन कैश भी हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको दे रहे हो, किसी को भी, आउटसाइडर्स को, जरूरी नहीं कि वो शेयर होल्डर हो। बेसिस का एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे जनरल मीटिंग में, वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही कराओगे। कंसिडरेशन मेथड कॉस्ट कैश भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी कोई सर्विस दे दी आपने, कंप्लायंस जो भी कंपनी एक्ट बोल रहा है उसे फॉलो करना पड़ेगा, ओके। ऑफर का नोटिस कैसे भेजोगे, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, या स्पीड पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, कम 3 दिन पहले, जिस दिन से ऑफर ओपन हुआ है उससे 3 दिन पहले। इसके 3 days ऑफ बिफोर द ओपनिंग पहले भी हमने बात करी है फर्स्ट सेशन में, आई थिंक, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सेक्शन 52, कैसे क्रिएशन होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और अगर आप ग्रुप 2 भी साथ दे रहे हैं अकाउंट्स में, इसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे। शेयर अगर प्रीमियम पर इश्यू हुए हैं तो जो भी अमाउंट है प्रीमियम का वो ट्रांसफर किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। लेट्स से फेस वैल्यू तो है 10 रुपए की, बट प्रीमियम पे हुआ है तो लेट्स से 12 रुपए पे हुआ है, तो ये 2 रुपए जो है वो आपको इस अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। बेसिकली इसको आप पेड अप कैपिटल जैसे ही ट्रीट करोगे, एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, ओके। परमिशन, परमिसिबल यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज कर सकते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जा सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कोई है उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कोई कमीशन या डिस्काउंट था जब आपने शेयर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई प्रीमियम रिडेम्पशन पे पेएबल है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम को। और आप अपने खुद के शेयर्स अगर यूज बाय करना चाह रहे हो, सिक्योरिटीज बाय करना चाह रहे हो, वहाँ पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जा सकता है। क्या ये लर्न करना है, जी हाँ ये लर्न करना है। डू वी हैव टू लर्न दिस, एब्सोल्युटली वी हैव टू लर्न दिस। 2-3 बार ही पढ़ोगे, डिफिकल्ट नहीं है। फिर एक सिचुएशन में होगे कि अगर एमसीक्यू आया तभी भी आप आंसर दे पाओगे, अगर आंसर डिटेल आता है आप तभी भी आंसर दे पाएंगे। प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज, अगर एएस कंप्लाई हो रहा है जो कि आपका ऑडिटर से सर्टिफिकेट आएगा। बोनस शेयर कर सकते हो, शेयर इशू से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है या डिस्काउंट्स हो उसके लिए कर सकते हो। बाय बैक के लिए भी कर सकते हो फॉर प्रिस्क्राइब क्लासेस इस सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल, ओके। प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कहाँ प्रोहिबिटेड है, कहाँ शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। जनरल रूल ये बोलता है कि कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता एक्सेप्ट अगर आप स्वेट इक्विटी दे रहे हो, जहाँ हमने रूल 8 देखा था, सेक्शन 2 देखा था, यस, या फिर कन्वर्जन कर रहे हो डेट को इक्विटी में अंडर आरबीआई अप्रूव्ड प्लान। सो बेसिकली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, हाइब्रिड है, इसके बारे में मैंने भी लास्ट कपल ऑफ सेशनों को, मतलब इन लास्ट 2 सेशन में से किसी एक सेशन में बात करी, जस्ट इन केस आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा इस कन्वर्जन के बारे में, ओके। पेनल्टी फॉर वायलेशन, अगर आपने इस पूरे प्रोसेस में
कोई भी गड़बड़ करी तो आप पे 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है कंपनी पे, और हर एक ऑफिसर पे भी लग सकता है, तो 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है, और 1 लाख से 5 लाख का फाइन लग सकता है, या दोनों भी लग सकते हैं। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड दोनों पार्टीज द्वारा जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको ये फॉर्म जो है 60 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ, तो अलाउड है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट खो गया है या खराब हो गया है, तो बोर्ड आपको रजिस्टर करेगा इंडेमनिटी के साथ, बॉन्ड फिल करोगे कि अगर कोई आ गया, बेसिकली इंडेमनिटी के बारे में जो हमने बातचीत करी। अगर कोई पार्टली पेड शेयर्स है, ट्रांसफर अप्लाइज अ लोन, तो वहाँ पे दोनों नहीं करेंगे, हमने बोला ना बोथ, तो जो दे रहा है सिर्फ वही अप्लाई करेगा अगर पार्टली पेड शेयर्स है तो। अगर ट्रांसमिशन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कंपनी मस्ट नोटिफाई द ट्रांसफरी, उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है, ठीक है। प्रोसीड इफ नो ऑब्जेक्शन इज देयर इन 2 वीक, जैसे हमने पीछे बात करी 2 हफ्ते का टाइम वहाँ पे भी दिया था। अगर किसी की डेथ हो गई है, डिजीज्ड शेयर होल्डर है, तो उसका लीगल एयर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये तो नॉर्मल ट्रांसफर हो सकता है। और इनमें से अगर कुछ भी फॉलो नहीं करते हो तो अगेन कंपनी पे 25,000 से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, और हर एक ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व है उस पर 10,000 से 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। मैम इतनी सारी कैसे पेनल्टीज याद करेंगे, आप 3-4 बार पढ़ेंगे, 1-2 बार सुनेंगे, और लास्ट एग्जाम से पहले जो इम्पोर्टेंट पेनल्टीज हैं वो याद कर लेंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। सेक्शन 57 क्या बात कर रहा है, पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। अगर आपने जानबूझ के किसी को धोखा देने के लिए डिसाइटफुल एक्ट किया, डिसीट मतलब, डिसीव का मतलब होता है कि इफ यू वांट टू धोखा फाओ समबडी, किसी को धोखा दे रहे हो, ठीक है, आप डिसीटफुल एक्ट कर रहे हो ताकि आप शेयर्स ले सको या फिर उस शेयर से बेनिफिट ले सको किसी और बंदे के, तो आपको 1 से 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 से 5 लाख का फाइन भी देना पड़ सकता है। ये आपको लर्न करना है, इसको आप अभी लर्न कर लीजिए कि अगर आप किसी को पर्सनेट कर रहे हो ना, तो आपको जेल हो सकती है 1 से 3 साल की, साथ में फिर फाइन लग सकता है 1 से 5 लाख का। लर्न नाउ नाउ नाउ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील्स। प्राइवेट कंपनी क्या फॉलो करती है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो सकता है, अगर रिफ्यूज होता है तो आपको नोटिस देना है रीजन के साथ विद इन 30 days। ट्रांसफरी कैन अपील टू कोर्ट, टू ट्राइब्यूनल। ट्रांसफरी somebody who is getting the shares, right, जो ट्रांसफर हो रहा है। विद इन 30 days अगर नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, ट्राइब्यूनल के पास जाएगा ट्रांसफरी, या फिर विद इन 60 days इफ नो नोटिस, अगर नोटिस आया ही नहीं है, अगर रिसीव नहीं हुआ तो 30 दिन है, अगर आया ही नहीं है तो 60 दिन है। नोटिस आया था ना, ट्रांसफर हो रहा था, ट्रांसमिशन हो रहा था, तो नोटिस देना था। यहाँ पे नोटिस आया ही नहीं है तो 60 दिन है, और रिसीव नहीं हुआ तो 30 दिन है, ठीक है। पब्लिक कंपनी का क्या है, अब रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर रिफ्यूज करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। अगर रिफ्यूज कर दिया है तो 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आया है तो अपील कर सकते हो 90 दिन के अंदर। दिस इज द फ्लो, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील, सेक्शन 58। refusal of registration and appeals, I hope this is good। और आई होप आपको ये बात पता है ये रिफ्यूज़ल रजिस्ट्रेशन अपील का हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बेसिकली रिफ्यूज़ल रजिस्ट्रेशन का और हम इन जनरल अपील्स भी समझेंगे। बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ, तो मैं कंपनी को बताऊंगी ना। अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, या तो मेरी रिक्वेस्ट को रजिस्टर कर ले और प्रोसेस कर दे, या रिफ्यूज़ कर दे। तो इस बारे में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का हमने समझा है, और अगर ये वायलेट होता है या आपके पास क्या ऑप्शंस अपीलिंग के, वो भी हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये समझा है कि अगर मान लेते हैं आपने शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए बात करी और प्राइवेट कंपनी ने मना कर दिया, इट मस्ट सेंड अ रिफ्यूजल नोटिस टू द ट्रांसफरी विद इन 30 days। refuses is basically the company refuses, what I'm trying to say is the company is refusing। I hope it is clear, है ना। छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको एक रिफ्यूजल नोटिस देना पड़ेगा ट्रांसफरी को 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से शेयर सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ है। और जो रिफ्यूजल नोटिस है उस पर साफ साफ लिखना पड़ेगा कि क्या कारण है रिफ्यूजल का।
अगर मान लेते हैं जो रिफ्यूजल नोटिस रिसीव हुआ है, तो टाइम लिमिट क्या है अपील की। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ये जो हमने अपील, ये 30 डेज और 60 डेज बोला है ना, ये अपील के बारे में बात करी है। अगर रिफ्यूजल नोटिस रिसीव हुआ है तो 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। अगर रिफ्यूजल नोटिस ही रिसीव नहीं हुआ है तो आप 60 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हो। ठीक है। अब अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या रूल्स है रिफ्यूजल के। पब्लिक कंपनी या तो रजिस्टर कर देगी ट्रांसफर या फिर रिफ्यूज कर देगी। दोनों ही केस में 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, जिस दिन ट्रांसफर फॉर्म आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर नो यू हैव टू कम्युनिकेट। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं रिफ्यूजल कम्युनिकेट कर रहे हो तो यू हैव विद इन 60 डेज टाइम टू अपील, दैट इज द टाइम फॉर अपीलिंग, राइट। बोथ द केसेस। ठीक है, चाहे दोनों में से कहानी हो सकती है। अब अगर कम्युनिकेशन आई ही नहीं है, देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, तो 90 डेज जिस दिन से सबमिशन हुआ है ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स का, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से अपील गई ट्राइब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास जा रही है अपील। ओके, क्या पावर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर विद इन 10 डेज, रजिस्टर करने को बोलते हैं ट्रांसफर को, रजिस्ट्रेशन कर सकती है, रेक्टिफिकेशन कर सकती है रजिस्ट्रेशन का, या कंपनसेशन और डैमेजेस भी बोल देने को बोल सकती है जिस पार्टी के साथ गड़बड़ हुई है, बेसिकली जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो बोल रही है सरकार दुहाई हो। When an appeal is made, the tribunal may order the company to register the transfer within 10 days, or it can also ask to rectify the register of members, or it can also award certain compensation regarding the damages to the aggrieved party अगर applicable है तो, this is if applicable। और अगर आप में से कुछ बात फॉलो नहीं करते हो जो रजिस्ट्रेशन की है या अपील की है, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है 3 साल के लिए, यहाँ पे, या फिर आप पे 1 लाख से 5 लाख का फाइन भी लग सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रेक्टिफिकेशन करने को बोल सकता है ना, तो रेक्टिफिकेशन क्या है, सेक्शन 59 इसके बारे में बात करता है। ग्राउंड्स के अपील की, अपील फाइल कर सकते हो अगर गलत नाम चढ़ा दिया है तो, डिफॉल्ट डिले या इन है, अपडेटिंग मेंबर एंट्री, अपडेटिंग एग्जिट ऑफ मेंबर्स कोई चला गया, तो इसमें डिफॉल्ट किया है आपने, इसमें गड़बड़ करा है, गलती से गलत हो गया है नाम, तो ये अपील हो सकता है, इस बात पे अपील हो सकती है रेक्टिफिकेशन करने के लिए। एलिजिबल पर्सन कौन है जो अपील कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास, जो बंदा अग्रीव्ड है, कोई और बंदा भी हो सकता है जो कि मेंबर है कंपनी, या कंपनी खुद भी हो सकती है जो नाम बदलने को बोल रही है। ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर है, एक भाई उन्होंने नो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस फॉलो किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया। ठीक है, या तो डिसमिस कर देगी आपकी अपील या फिर एक ऑर्डर पास कर देगी। वो ऑर्डर क्या हो सकता है, बोल सकता है कि ट्रांसफर करो, ट्रांसमिट करो, 10 दिन के अंदर रेक्टिफाई करने को बोल सकती है, डैमेजेस भी देने को बोल सकती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब राइट टू ट्रांसफर अनअफेक्टेड, कब राइट टू ट्रांसफर अनअफेक्टेड रहेंगे, कब रहेंगे, होल्डर रिटेन्स द राइट टू ट्रांसफर सिक्योरिटीज रिगार्डलेस ऑफ दिस सेक्शन। चाहे 59 हम बात करें या ना करें, ट्रांसफर जिसके जिसके पास ओनरशिप है उसकी राइट तो अनअफेक्टेड ही रहेगी ना। ट्रांसफर ही गेट्स द वोटिंग राइट अनलेस स्पेसिफिकली सस्पेंडेड बाय द ट्राइब्यूनल। जिसको ट्रांसफर किया है अगर ट्राइब्यूनल ने बोले कि नहीं इसके पास राइट्स नहीं है तो नहीं है, अदरवाइज तो रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ भी गड़बड़ करी तो 1 से 5 लाख ऊपर देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी है कंपनी का है, बट यहाँ पे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। और जो ऑफिसर्स हैं उनको 1 साल तक की जेल हो सकती है, 1 से 3 लाख का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगेगा पेनल्टी याद करने में, हमें सब पे ज़्यादा एफर्ट लगाने भी नहीं है, जिन जिन पे लगाने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चली जाती हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेक्शन 43 बोलता है, सेक्शन 55 बोलता है, और यहाँ आ गया रूल 9, यहाँ पे आ गया रूल 9।
ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या है? डिविडेंड राइट्स है, यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड रेट पर होएगा या फिर दोनों में से कोई भी एक होएगा। कैपिटल रिपेमेंट तो तभी मिलेगी जब वाइंडिंग अप हो रहा है। पेड अप और डीम्ड पेड अप कैपिटल विद और विदाउट पेड। बेसिकली प्रेफरेंस मिलता है आपको इक्विटी वालों पे, सिंपल बात है। एडिशनल राइट्स क्या है? आप डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो अलॉन्ग विद इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स हैं। दिस इज पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। इसके बारे में टाइप्स ऑफ शेयर्स में आपने पढ़ा होगा। यस, आई थिंक एफएम में ही पढ़ा होगा। Okay, I'll just put my laptop to charge. Just give me a moment. आई नो हमारे को इस टॉपिक पे ज़्यादा समय लग रहा है, बट देन दीज टॉपिक्स आर हैवियर एंड इट टेक्स सम टाइम टू प्रोसेस, राइट? तो बात करते हैं इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ओके, तो हम क्या करते हैं, मे बी प्रेफरेंस शेयर के बाद वी विल टेक अ पॉज। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में कंपनीज एक्ट फिनिश हो जाए, 4 सेशन बोलते हैं ना, मंडे को। बट लेट्स से अगर कंटेंट में ज़्यादा समय लग रहा होगा तो आई पोस्ट एडिशनल सेशन में पोस्ट करूँगी ऑन ट्यूसडे, ताकि जो हमारा आने वाला स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि वेंसडे ऑनवर्ड्स हम बिजनेस एथिक्स पढ़ने वाले हैं। वेंसडे एंड फ्राइडे बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे और फिर सैटरडे ऑनवर्ड्स हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, फिर तो रोज़ ही हमारी क्लास है, फिर हम MWF नहीं फॉलो करेंगे, फिर हमारी रोज़ क्लास, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। हमने क्या बोला? हाँ, प्रेफरेंस इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रूल 9 क्या बोल रहा है? प्री कंडीशन क्या है फॉर द इश्यू? व्हाट्स द प्री कंडीशन? इशू कर मतलब बेसिकली दिस शुड हैपन ओनली देन प्रेफरेंशियल शेयर आप इशू कर पाएंगे। आपका आर्टिकल इसको पहले तो ओके होना चाहिए। अगर आर्टिकल इस बारे में ओके नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू इशू द प्रेफरेंस शेयर्स। प्री कंडीशंस फॉर इश्यू, ठीक है। हमने क्या बोला कि ए में ओके होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, जनरल मीटिंग में फाइल करेंगे तभी हम कर पाएंगे। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके के शेयर्स रिडीम करने में या डिविडेंड देने में जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको। अब डिटेल्स जो स्पेशल रेजोल्यूशन में चाहिए होंगी वो कौन सी हैं? कि डिविडेंड की प्रायोरिटी क्या है, मतलब पहले फिक्स दोगे, क्यूमुलेटिव दोगे, नॉन क्यूमुलेटिव दोगे। कैपिटल रिडेम्पशन प्रायोरिटी वाइंडिंग अप पे। सरप्लस पार्टिसिपेशन, मतलब अगर सब लोग के पैसे देने के बाद पैसे बच गए तो फिर कैसे? इक्विटी वालों को तो पैसे मिलेंगे, बट क्या पार्टिसिपेटिंग वाले भी आ जाएंगे, हमको भी दे दो जी, हाँ। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी में कर पाएंगे या नहीं, बेसिकली कि इसमें कन्वर्टेबिलिटी ऑप्शन है या नहीं, फ्यूचर बेसिकली हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, सिंपल। वोटिंग राइट्स अगर है तो, वैसे तो जनरली प्रेफरेंस में होती नहीं है, बट लेट्स से अगर है तो स्पेशल रेजोल्यूशन में इसके बारे में डिटेल चाहिए। रिडेम्पशन, किस समय आप रिडीम करोगे, उसका टाइम, अगर इवेंट बेस्ड है तो मतलब ये हो गया तो रिडीम करेंगे लेट्स से, ठीक है। एट कंपनी या फिर शेयर होल्डर के ऑप्शन पे, मतलब कंपनी के ऑप्शन पे होगा रिडीम या शेयर होल्डर के ऑप्शन है, साइड डिटेलिंग जाएगी जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा तब। प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगी जनरल मीटिंग में, क्या क्या साइज है, क्या स्ट्रक्चर है इस इश्यू का जो नया प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो, क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। और बेसिकली ये तो टाइप्स हो गए ना, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से आप इश्यू करने वाले हो, इश्यू प्राइस क्या होने वाला है, प्राइसिंग बेसिस क्या रहने वाले, बेसिकली वैल्यूएशन एक्सेट्रा, डिविडेंड का रेट, रिडेम्पशन की टर्म्स, करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, और अगर वोटिंग पावर डाइल्यूट लेट से हो रही है तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स का डाइल्यूशन होगा। यस, एक्सपेक्टेड है। एक बार हमने इशू कर दिया, ये प्रेफरेंस इशू कर दिया तो इसकी सारी एक्सप्लेनेशन जाएगी जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा जनरल मीटिंग में। इसको रजिस्टर में रजिस्टर मेंबर्स में रिकॉर्ड भी करना है, और अगर लिस्टेड है तो फिर से भी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इशू एंड रिडेम्पशन की। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में अलाउड ही नहीं है रिडेम्पशन से। अगर क्वेश्चन ही ऐसा है कि अलाउ, अगर इरिडीमेबल ही है प्रेफरेंस शेयर्स उसमें रिडेम्पशन अलाउड होगा क्या, तो कैसी बात करो, तो अलाउड ही नहीं होगा। अगर रेगुलर कंपनीज हैं तो 20 साल जिस दिन से इशू है उसके 20 साल के अंदर अंदर रिडेम्पशन हो जाना चाहिए। अगर
रिडीमेबल है, इरिडीमेबल में तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है तो यहाँ पे 30 ईयर्स हो सकता है, अप टू 30 ईयर्स तक जा सकते हो। 10% टू बी रिडीम्ड ईयरली फ्रॉम, वैसे तो देखो 20 ईयर्स तो है ही, बट अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो 21 साल से लेके 30 साल तक में हर साल 10-10% कट कर सकते हो, ऐसे अलाउड होता है। बट 20 ईयर्स के अंदर अंदर बाकी सबको करना होता है, और कंस्ट्रक्शन में 21 से शुरू हो जाएगा। बेसिकली 30 ईयर्स तक कंप्लीट करना है रिडेम्पशन। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात कर रही हूँ, इरिडीमेबल में तो है ही नहीं, ये छोटी सी बात है बट वेरी इंपॉर्टेंट बात है। रिडेम्पशन रूल क्या है, हो सकता है कोई फिक्स टाइम हो या कोई इवेंट बता रखा हो, ठीक है। और वो हमने जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था वहाँ पे डिटेलिंग ऑलरेडी डाली थी। कंपनी के ऑप्शन पे होगा कि शेयर होल्डर के ऑप्शन पे होगा रिडेम्पशन। रिडेम्पशन की कंडीशन सिर्फ मुनाफे में से दे सकते हो, मतलब आप उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो जितना आपका सीआरआर में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में रखा है। आउट ऑफ फ्रेश इश्यू प्रोसीड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने नए कोई शेयर्स इशू करे थे और वहां से पैसे आए, क्या उससे यूज किया जा सकता है रिडेम्पशन? हाँ किया जा सकता है, परमिटेड है अगर नए इफ न्यू शेयर्स आर इश्यूड, इट इज अलाउड। सीआरआर से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है फ्रॉम प्रॉफिट्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात करी, वहां से भी आप रिडीम कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज आर द रिसोर्सेज और सोर्सेज थ्रू विच रिडेम्पशन, मतलब बेसिकली आप रिडीम करके बाय बैक कर रहे होते हैं, बाय बैक नहीं बोलेंगे, रिडेम्पशन बोलेंगे। Okay, share must be fully paid, only then you'll be able to redeem them. Further issue of redeemable preference shares, जैसे हमने नॉर्मल फर्दर इशू देखा इक्विटी शेयर का, ऐसे प्रेफरेंस शेयर का फर्दर इशू देख रहे हैं। इफ रिडेम्पशन या फिर डिविडेंड पॉसिबल नहीं है, कंडीशन क्या है, तब आप फर्दर प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो इश्यू, बट आपको एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन पर्सन नहीं, 3/4 इन वैल्यू लोगों का कंसेंट चाहिए एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, कि आप फर्दर प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहते हो। और ये तभी कर सकते हो जब आपने रिडीम नहीं किया होगा, ठीक है। अप्रूवल ट्राइब्यूनल से भी चाहिए होगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बात है। इफेक्ट क्या है, अनरिडीम्ड शेयर्स आर डीम्ड रिडीम्ड वंस न्यू शेयर्स आर इश्यूड। अगर कोई अनरिडीमेबल शेयर्स हैं, ऐसा मान लेंगे कि वो रिडीम हो चुके हैं, अगर हमने फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें हैं, ट्राइब्यूनल एनसीएलटी डायरेक्ट कर सकता है कि इमीडिएट रिडेम्पशन करो या कंपनसेशन दो, जो शेयर होल्डर्स जानने को बोल रहे हैं, डिसेंटिंग हो रहे हैं, है ना। कैपिटल इम्पैक्ट, इसको हम नहीं ट्रीट करेंगे, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं कैपिटल में, ऐसे हम इसको रिडक्शन, बेसिकली ट्रीटमेंट ऐसा नहीं देंगे कि हमने कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करी है, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी है। बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। बायबैक सेक्शन 68 बात करता है, बेसिक कंडीशंस क्या है बायबैक की बेटे, आर्टिकल को ओके करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल अगर ओके नहीं कर रहा है तो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते, या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अगर बोर्ड रेजोल्यूशन इफ बायबैक इज लेस देन is more than or equal to 10% of the paid up capital plus free reserve. No, less than होगा, it is less than, yeah, less than होगा इधर वाले। हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक बात क्या है बायबैक की, लॉजिक भी लगाते हैं तो कम में कंडीशंस कम होंगी ना, ज्यादा में तो कंडीशन ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएंगी। बायबैक जो है वो लेस देन या इक्वल टू है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ओवरऑल, या पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर्स ओनली। अगर ओवरऑल है तो फ्री रिजर्व्स भी ऐड कर देंगे, अदरवाइज खाली इक्विटी वाले हैं तो उसमें पेड अप इक्विटी कैपिटल ही आएगी। बायबैक 25% से नीचे होना चाहिए इन दोनों अमाउंट। अब बायबैक हो गया तो जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से नीचे होना पड़ेगा। यस, 2:1 हमारे को पता है ना, आइडल डेट इक्विटी रेशियो है, करेक्ट है बेटे।
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सारे शेयर्स फुल्ली पेड होंगे। लिस्टेड कंपनीज को सभी गाइडलाइंस फुल करनी पड़ेगी, अनलिस्टेड को जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बायबैक का लिमिट और रेशियो क्या है? बायबैक लिमिट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 25% द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स, और अगर खाली खाली इक्विटी वाला है उसमें रिजर्व्स नहीं है तो फिर वो ले लेंगे। इक्विटी शेयर ओवरऑल में ये आ रहा है, और इक्विटी वाले में मतलब ओवरऑल में ऐड कर दोगे फ्री रिजर्व्स, इसमें नहीं करोगे, इसमें खाली इक्विटी शेयर ही रहने देंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो मस्ट नॉट एक्सीड 2:1, रिलैक्सेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सम कंपनीज, अगर सरकारी ओके बोलते तो इट इज फाइन। एलिजिबल सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल ही, पेड अप शेयर्स ही अलाउड है। टाइम रिस्ट्रिक्शन सब्सिक्वेंट बायबैक, 1 साल के अंदर, नॉट अलाउड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ प्रीवियस बाय। अभी एक बायबैक यहाँ पे खत्म हुआ है तो इसके नेक्स्ट 1 ईयर तक नहीं कर सकते, उसके बाद करोगे। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? मटेरियल सारी जो इंपॉर्टेंट सारी बातें वो बतानी पड़ेंगी। क्या एजेंडा बायबैक का वो बताना पड़ेगा। कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटीज आप खरीद रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में बताना पड़ेगा, और कितने टाइम फ्रेम में ये पूरा बायबैक खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन खत्म हुआ है उसके 1 साल तक नया बायबैक भी नहीं ला सकते। तो सारी रिक्वायरमेंट्स डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी जब आप ये रेजोल्यूशन पास कर रहे होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप पास कर रहे होंगे। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है तो रूल 17 इसके बारे में बात करता है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लगेगा आपका, किस बोर्ड ऑफ अप्रूवल का डेट, क्या ऑब्जेक्टिव है बायबैक का, क्या क्लास और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बायबैक कर रहे हो, क्या मेथड है बायबैक का, क्या प्राइस होने वाला है बायबैक का, बायबैक का प्राइस अमाउंट कैसे डिटरमाइन किया, वैल्यूएशन एटसेट्रा, जैसे मैंने डीसीएफ के बारे में आपको बताया था। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ फंडिंग सोर्स क्या है, एस्टिमेटेड बायबैक टाइमलाइन क्या है, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की क्या शेयर होल्डिंग है, प्लस कंफर्मेशन देना है कि कोई सबसिस्टिंग डिफ़ॉल्ट नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, ना तो आपने रीपेमेंट डिपॉजिट रिपेमेंट में कोई दिक्कत दी है, ना इंटरेस्ट पेमेंट में दिक्कत दी है, ना ही डिबेंचर रिडेम्पशन में प्रॉब्लम दी है, ना ही डिविडेंड पेमेंट। तो इस सब पे डिक्लेरेशन भी आपको देना है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर ऑफ ऑफर एंड रिलेटेड रूल्स अंडर बायबैक प्रोविजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइल लेटर ऑफ ऑफर। कैसे? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, कंपनी ने फाइल किया लेटर ऑफ ऑफर SH8 में। तो बहुत सारे SH कर लिए हैं आज हमने, काफ़ी काफ़ी हैवी सेशन कर रहे हैं आज हम। ठीक है, तो इस सेशन को रिवाइज 100% करिएगा, ओनली देन नेक्स्ट सेशन में मज़ा आएगा, क्योंकि फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डायरेक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम कंटेंट कंप्लीट कर लें। ओके, चलो कंपनीज, बेसिकली कंपनीज एक्ट फिनिश कर लें, आर एजेंडा इज दिस ओनली। ओके, कंपनी फाइल्स लेटर ऑफ ऑफर SH8 के अंदर रजिस्ट्रार के पास, ROC के पास, कम से कम 2 डायरेक्टर्स द्वारा साइन करेंगे, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर अगर कोई है तो। लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को इमिडिएटली, जैसे आपने ROC के पास फाइल कर दिया है, और मतलब इमिडिएटली कर देना चाहिए, बट 20 दिन से ज़्यादा तो डिले नहीं करना है जिस दिन से ROC के पास आपने फाइल कर दिया है लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, ओपन ऑफर पीरियड क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ऑफर क्या है, 15 से 30 दिन। कैन बी लेस देन 15 डेज अगर सारे मेंबर्स अग्री कर लेते हैं। बेसिस ऑफ एक्सेप्शन, basis of acceptance, proportionate if the total shares are offered is more than the share to buyback, जो जितने शेयर्स बायबैक से ज़्यादा है अगर, तो प्रोपोर्शनेटली आप कर देते हो। वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर क्लोज हो जाता है, कंपनी वेरीफाइज ऑफर इन नेक्स्ट 15 डेज, एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम्ड अनलेस रिजेक्शन। ऐसे मान लेंगे कि एक्सेप्ट हो गया, अगर रिजेक्शन नहीं आया तो, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, रिजेक्शन 21 डेज में कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो इसको हम एक्सेप्टेंस मान लीजिए। सेपरेट बैंक अकाउंट, यू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इमिडिएटली आफ्टर द क्लोजर, जैसे ही क्लोजर हो रहा है। डिपॉजिट करोगे बायबैक कंसिडरेशन, जैसे कि बता रखा है शेयर का अमाउंट। पेमेंट टू बी एक्सेप्टेड, पेमेंट टू द एक्सेप्टेड होल्डर, या फिर रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड और पार्शियली एक्सेप्टेड शेयर्स कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज फ्रॉम 21 डेज ऑफ द ऑफर क्लोजर। जिस दिन से ऑफर क्लोज हुआ है उसके 7 दिन के अंदर। ठीक है, नाउ कंप्लीशन टाइमलाइन क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, बायबैक टू कंप्लीट विद इन 1 ईयर,
विद इन 1 ईयर बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सोर्स ऑफ बायबैक क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हो सकता है, सिक्योरिटी होल्डर से हो सकता है, प्रोपोर्शनेट वे में भी हो सकता है, ओपन मार्केट से भी आप बायबैक कर सकते हो। जो सिक्योरिटीज आपने ईसॉप में या फिर स्वेट इक्विटी में दी है उससे भी आप बायबैक कर सकते हो। आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो SH9 लगेगा, फॉर्म दोनों में SH9 लगेगा। अगर लिस्टेड है तो सभी भी चाहिए, ROC भी चाहिए। अगर अनलिस्टेड है तो खाली ROC चाहिए। ओके, डेक्लरेशन इट हैज टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना पड़ेगा। एक एफिडेविट लगेगा वेरिफिकेशन के लिए। और स्टेट कंपनी कैन मीट लायबिलिटीज, बात लिखनी पड़ेगी कि भैया हमारे पास जो भी लायबिलिटीज है हम आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे असेट्स कम है लायबिलिटीज ज़्यादा, ऐसी बातचीत नहीं है ना। और एक आने वाले 1 साल तक हम इंसॉल्वेंट भी नहीं होने वाले हैं, इस पे भी डिक्लेरेशन देना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉट बैक शेयर्स, कंप्लीशन ऑफ बायबैक। एक बार बायबैक हो गया तो आपको फिजिकली डिस्ट्रक्ट करने हैं शेयर्स विद इन 7 days। सो माय पेन इज डिस्चार्ज, इसलिए अब आप अंडरलाइन नहीं हो रहा, बस 11th पॉइंट तक ही है। विल फिनिश दिस ऑफ, और डिबेंचर्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोहिबिशन ऑन फर्दर इश्यू, अलाउड नहीं है विद इन 6 months। सेम तरीके के शेयर या सिक्योरिटीज चाहे वो अलॉटमेंट इंक्लूड कर लिया हो इसमें 6 महीने तक अलाउड नहीं है। बट एक्सेप्शन, अगर बोनस शेयर्स कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शन दे रहे हो, स्वेट इक्विटी दे रहे हो, हाइब्रिड दे रहे हो, बेसिकली कन्वर्जन डिबेंचर प्रेफरेंस का। रजिस्टर ऑफ बायबैक शेयर्स, जो भी डेट अमाउंट जो पैसे दिए गए हैं, डेट ऑफ कैंसिलेशन डिस्ट्रक्शन, SH10 तो SH9 पीछे पड़ा, अब SH10 देख रहे हैं। सेक्रेटरी और ऑथराइज द्वारा इन पर्सन ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, या तो सेक्रेटरी द्वारा या ऑथराइज पर्सन द्वारा। रिटर्न पोस्ट बायबैक, SH11 लगेगा। ROC के पास भी और सेबी के पास भी, लिस्टेड कंपनी है अगर, अनलिस्टेड है तो खाली ROC के पास। टाइम लाइन 30 दिन के अंदर अंदर। सर्टिफिकेट लगेगा कंप्लीशन का SH15, जो कि 2 डायरेक्टर्स द्वारा साइन होगा, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना पड़ेगा। ऑल ऑफ दिस डेटा नीड टू बी लर्नड। आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस, ठीक है। चलो, पनिशमेंट क्या है? अगर डिफॉल्ट किया तो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है हर एक कंपनी को। जो भी पूरी कंपनी को, जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट कर रहा है उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ साथ 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। एंड इट कैन बी बोथ एज वेल। तो कंपनी पर भी जुर्माना लग रहा है, हर एक ऑफिसर पे भी जुर्माना लग रहा है, और जुर्माने में खाली जेल टाइम नहीं है, अमाउंट भी हो सकता है। कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है? एक बार लेटर ऑफ ऑफर चला गया तो लेटर ऑफ ऑफर में लिखा होना चाहिए, सारे फैक्ट्स जो भी है वो ट्रू होने चाहिए, फैक्चुअल होने चाहिए। सारी जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उस लेटर ऑफ ऑफर में होनी पड़ेगी। कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, और अगर है तो डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कोई भी इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स from the date of resolution till closure of offer, there should be no issue, okay, including bonus. Confirm bank account का opening और cash funds in offer. कैनॉट विड्रॉ ऑफर, एक बार ऑफर दे दिया तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते और पैसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कैनॉट यूज बोरोड मनी फ्रॉम बैंक या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्रोसीड फ्रॉम अर्लियर सेम काइंड ऑफ इश्यूज। ये पैसे इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बायबैक करने में, ठीक है। चलो, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, अगर सब्सिडरी कंपनी है इट इज प्रोहिबिटेड, बेसिकली इंक्लूडिंग योर ओन सब्सिडरी कंपनी। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, बायबैक प्रोहिबिटेड है। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया किसमें? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट में, कोई रिडेम्पशन करना था डिबेंचर का, डिविडेंड देना था शेयर होल्डर का, कोई टर्म लोन एक्सेट्रा का रीपेमेंट होना था, अगर इनमें कोई भी डिफॉल्ट हुआ है तो क्या होने वाला है? बायबैक प्रोहिबिटेड है, आप बायबैक नहीं कर पाओगे। एक्सेप्शन है, बायबैक अलाउड है अगर डिफॉल्ट आपने रेमेडिफाई कर लिया था, ठीक है। फिर और 3 साल हो चुके हैं डिफॉल्ट हुए हुए, तो डिफॉल्ट अगर हुआ होगा तो भी आप बायबैक कर पाएंगे।
अब है डिबेंचर्स, इसके बारे में बातचीत करेंगे नेक्स्ट सेशन में। विल टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम डिबेंचर्स एंड विल ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम, बट अगर डायरेक्टर्स वाले टॉपिक के थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा होगा तो एक एक्स्ट्रा सेशन में आपको ट्यूसडे को उसकी रिकॉर्डिंग दूंगी, क्योंकि वेंसडे मतलब हमारा करंट स्केड्यूल हिलेगा नहीं, जस्ट इन केस एक और सेशन लग रहा होगा कंपनीज एक्ट में तो हम उसको लगा देंगे, ठीक है। बाकी with this I'll take your leave. I'll see you in the next session. Till then keep learning, keep growing, go through the notes if you have not already. Okay, अपने notes खुद भी पढ़ सकते हैं, आपने notes ले लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, only at a cost of 99 rupees. all of the summary notes are available on dishaduaclasses.com. ओके तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अभी ले रही मैं आपसे अलविदा, मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।